एक स्टार्टअप को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, दूसरा ये कि 95% जो फेलियर रेशो है वो क्यों है, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक एंटरप्रेन्योर करता है जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होता। औरत को ये लगता है कि मर्द जब थोड़ा सा कामयाब हो जाएगा तो पैसे वैसे उसके पास आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके ज़हन में जो पहला ख्याल उतरता है वो दूसरी शादी का है। मतलब इवन मैंने लिख कर दिया उनको कि आपको दूसरी शादी की इजाज़त है कि सब बिजनेसेस बंद हो गए, सिर्फ फूड का बिजनेस बंद नहीं हुआ था। एग्जैक्टली, वो अलाउ था कि भी ये रेस्टोरेंट्स वगैरह उसके टेक अवेज हम दे देंगे जी। तो मुझे लगा फूड के बिजनेस में आना चाहिए। अच्छा भाई, लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कभी आपने सोचा नहीं है कि आप यानी कि वो जो फैमिली व्लॉगिंग है उसकी तरफ आ जाएं और अपने रूटीन लोगों को दिखाएं? और क्या जिस तरह से फैमिली व्लॉगिंग्स में जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता दिखाया जा रहा है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा मुमकिन है? मेरे बच्चे कुछ अर्सा डकी भाई को देखते रहे और मुझे जब पता चला कि ये इनको देख रहे हैं तो मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बैठ के समझाई। अब मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं थे। जब आतिफ की जॉब क्विट हो गई ना, तो हम बहुत बड़े क्राइसिस में थे। अच्छा, वो जो वक्त था ना, वो मेरे पे दो तरह से आजमाइश था। असल में जब मर्द पर आजमाइश आती है ना तो वो उस पर नहीं आती, आजमाए उसके साथ वाले जाते हैं। बीइंग वुमेन, बीइंग अ मदर, इस सोसाइटी में ये एक कहा जाता है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और यहाँ पे ख़वातीन को स्पेस नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कि बीइंग वुमेन किन किन चैलेंजेस का सामना रहा है? मेरी चची अभी तक बिरयानी, कोरमा, चपली कबाब वो सब घर के मसालों से बनाती हैं, बाहर का नहीं आता और उसी से वो टेस्ट बिल्ड होता है और वो जो ऐसा टेस्ट होता है जो मार्केट में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुशामदीद। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आजकल एक बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है और बहुत सारी वीडियोस भी रिलेशनशिप को लेकर वायरल भी हैं। तो मैंने सोचा कि एक जो लाइन हमें अक्सर सुनने को मिलती है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। 5% अगर कामयाब मर्द हैं तो उनके पीछे औरतें हैं, तो 95% जो नाकाम मर्द हैं उनके पीछे भी एक औरत ही होती है। एक औरत आपके घर को जन्नत भी बना देती है और एक ऐसा माहौल, ऐसा घुटन ज़्यादा माहौल पैदा कर लेती है कि इंसान खुदकुशी का सोचता है। तो आज हमने अपने पॉडकास्ट में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए एक ऐसे कपल को दावत दी है जो एक कामयाब, एक सक्सेसफुल कपल भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से लाइफ पार्टनर के साथ साथ हम बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ चौधरी साहब और मैम फौजिया बदर साहिबा, जो CEO हैं ग्रैनीज किचन की। सर, वेलकम टू सोच विद मसूद रज़ा। थैंक यू मसूद भाई, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला सवाल मेरा कि मैं आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर कहूँ या सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर कहूँ? दोनों कहें। हम सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा कामयाबी किसमें है? पहले हम सक्सेसफुल जो है ना लाइफ पार्टनर हैं जी, उसी लाइफ पार्टनर होने की वजह से तो हम सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर बने। बिल्कुल। ये आते हुए मेरे लिए ग्रैनीज किचन का एक बॉक्स लेके आए हैं। ग्रैनीज किचन, ये जो नाम है इसके पीछे क्या स्टोरी? क्योंकि ये जो है आइडिया सारा है मिस फौजिया की तरफ से, तब मैं चाहूँगा कि मिस फौजिया इसको जो है ना अच्छे से बताएं, इनकी बड़ी एसोसिएशन है इसके साथ। ग्रैनीज किचन बेसिकली नानी और दादी का किचन, लेकिन इसके पीछे मेरी पूरी ज़िंदगी है। मैं जब अपने घर से रुखसत हुई तो मेरी उम्र 26 साल थी और 26 साल मैंने अपनी दादी के साथ वक्त गुजारा। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे और इसी तरह नानी का जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी ज़िंदगी में। तो उन दोनों से मैं इंस्पायर थी और दोपहर में जो गर्मियों की लंबी दोपहर होती हैं उसमें हमने कभी सोते नहीं देखा दोनों को, ना नानी को ना दादी को। और वो स्पाइस हैंडलिंग करती थी, मतलब पूरे महीने में जो ज़ीरा, सूखा धनिया इस्तेमाल हो रहा होता था या सुर्ख मिर्च इस्तेमाल होनी होती थी, हल्दी इस्तेमाल होनी होती थी, वो बाहर जो है वो सहन में चरपाइयाँ बिछी हुई हैं, उस पर मलमल के कपड़े हैं और वो प्रोडक्ट को वहाँ पर उन्होंने डाला हुआ ज़ीरा या सूखा धनिया। फिर उसके बाद एक घंटे के बाद उठती थी और उसकी पोजीशन चेंज करती थी अपने हाथों से ना। वो उनके तो वो जो उनके झुर्रियों वाले हाथ हैं वो मुझे अभी तक याद आते हैं। और बेसिकली ये एक कनेक्शन है मेरा अपनी नानी और दादी के साथ। तो उसको हमने, वो जो उनकी ट्रेडिशंस थी ना, उसको हमने फ्यूजन किया मॉडर्न। और मैंने जब मेरी शादी हो गई और मैं लाहौर शहर में आई तो मुझे लगा ये चीज़ें मिसिंग हैं।
लाहौर में ये प्रैक्टिसेस नहीं हो रही और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जाहिर सी बात है, बच्चियाँ हैं वो अपने करियर में आगे जाना चाहती हैं, ख़वातीन हैं वो जॉब कर रही हैं, अगर नहीं कर रही तो शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं है, तो क्यों ना ग्रैनीज़ किचन ये काम करे और उनको अच्छी कंटेमिनेशन से फ्री और हेल्दी प्रोडक्ट्स उनको हम उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करें। आपका जो ब्रॉटअप है वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में हुआ, तो क्या आपने वो रवायात शादी के बाद अपने ससुराल में भी जारी रखी? बिल्कुल, मैं 17 साल हो गए मेरी शादी को और 16 साल और 3 महीने हम इकट्ठे रहे हैं। और चूँकि हमारा बिज़नेस थोड़ा बढ़ गया था, हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए थी प्रोसेस के लिए सारा, तो मुझे 8 महीने हुए अपना जो एक जॉइंट वाला घर छोड़े हुए। वो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज यानी कि वो लॉन्ग जर्नी चल सकता है। जी बिल्कुल। आता भाई, आजकल शादी होती है तो पहले तो कोशिश ये की जाती है कि कोई ऐसा लड़का मिले जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ना सास हो ना ससुर हो। फिर अगर की जाती है तो पहली शर्त ये होती है कि बच्चे को एक लदा मकान चाहिए होगा, लदा घर चाहिए होगा। तो आपका, क्योंकि भाभी का जो एक पूरा बैकग्राउंड था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में चल के आई, फिर आगे भी आपकी फैमिली में भी रखा, तो आप क्या समझते हैं कि एक जो सक्सेसफुल इज़्वाजी ज़िंदगी है, एक मैरिड लाइफ है कामयाब, उसमें जो एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है जिसमें मियाँ बीवी अलग से रहते हैं, और दूसरा है जो आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो कौन सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टअप को बच्चों की कामयाबी के लिए कौन सा ज़्यादा सपोर्टिव लगता है? अच्छा देखें, ये दो मॉडल आपने जैसे भी एक्सप्लेन किए कि एक हो गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का और एक इंडिविजुअल का। अच्छा, हम अगर जब से ये दुनिया बनी है इसकी हम हिस्ट्री को देखें ना, तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं किसी कबीले में, वो कबीला बड़ा हो के किसी कस्बे में, वो कस्बा बड़ा हो के किसी शहर में, तो इस तरह शहर बड़ा हो के फिर मुल्क में। तो इसका ये मतलब है कि हम हिस्ट्री को जब देखते हैं तो वो हर जगह पे जुड़ा हुआ है। कबीले भी जुड़े हुए हैं, बहन भाई भी जुड़े हुए हैं, और इंडिविजुअल्स हैं वो भी जुड़ते हैं तो कामयाबी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको, अपने काम को, अपनी चीज़ों को अलग अलग करने, लेकिन जब आप मिल के रहते हैं ना तो उसमें बरकत भी है और उसके अंदर आसानी भी है। तो हमारा जो है फैमिली सिस्टम वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। जिस तरह मिस फौजिया ने बताया कि 16 साल और कुछ माह हम इकट्ठे रहे हैं पूरी फैमिली। तो ये पहले ही मुझे, मेरी खुशकिस्मती ये है कि ये जिस फैमिली से आई थी वो ऑलरेडी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो ये उस सारे सिस्टम को समझती थी, तो इन्हें आके हमारे घर के अंदर बहुत आसानी से चीज़ें मैनेज करना आ गई। अच्छा, उसकी ये भी रीज़न थी कि हम 3 भाई हैं और हमारी सिस्टर नहीं थी। मेरे वाले साहब का इंतकाल अर्ली हो गया था, तो हम 3 लोग थे, यानी कि भाई और एक वालदा, तो हमारी बहुत छोटी फैमिली थी। तो सिस्टर ना होने की वजह से वो एक, आप कहते हैं ना कि लड़कों वाला ही माहौल था घर के अंदर, क्योंकि वालदा ने तो बस थोड़ा बहुत काम किया और वो हो गया, तो हम भाई थे। तो जब ये आई तो मेरे जो 2 भाई हैं उन्होंने इनको बहन की तरह लिया, और इन्होंने असल जो प्यार दिया उनको वो बहनों वाला दिया। और इस तरह करके हमने वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके उसको एक जो है ना, एक आप समझ लेंगे वो छड़ों का घर था, उसको एक घर की जो है ना वो रौनक दी। तो सबसे आपको क्या लगता है कि एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए, या जो एक वर्किंग वुमन है, वर्किंग वुमन के लिए ज़्यादा प्रेफरेबली जो सपोर्टिव सिस्टम है वो जॉइंट फैमिली वाला नहीं है? क्योंकि हमारी जो अक्सर कोलीग्स हैं जो अपनी सास ससुर के साथ रहती हैं, वो कहती है कि हम बड़े इजी माहौल में सुबह उठती हैं, हमें पता होता है कि जब बच्चा उठेगा वो उसकी दादी उसको वो नाश्ता भी करवा देगी, वो कर लेगी सारा दिन, उसकी टेक केयर भी कर लेंगी, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो वो संभाल लेंगे उसको। लेकिन एज कम्पेयर टू जो ख़वातीन शादी के बाद जिन्होंने ये जिनकी ज़िद थी कि उनको लहदा से इन्वायरमेंट मिले, लहदा से घर मिले, अब जब उनके बच्चे हुए हैं तो अब उनके लिए वो जो एक वर्किंग वुमन वाला स्टेटस था उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि आपका ये जो इनिशिएटिव है ग्रैनीज़ किचन वाला, इसमें इस कल्चर का जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम उसका कितना बड़ा किरदार है? अच्छा, इसमें मैं एक तो ये समझती हूँ कि अगर कोई खातून की ख्वाहिश है कि वो अलग रहे, तो ये तो ख्वाहिशें जायज़ हैं और लोग उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर उसके नताइज भी वो फेस करते हैं और करने पड़ते हैं। मेरी प्रायोरिटी हमेशा से फैमिली थी, तो मुझे इन चीज़ों ने भी बड़ा सुकून दिया है। आज से 4 साल पहले जब मैंने बिज़नेस का स्टार्टअप किया था, तो आपके पास इतनी मैन पावर नहीं होती, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकता एक एंटरप्रेन्योर कि मैं अपने बच्चों के लिए एक आया रख लूँ, मैं अपने बच्चों के खाना पकाने के लिए कुक रख लूँ। तो वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती थी जब मैं घर से बाहर कोई एक्टिविटी करने जाती थी।
तो जो बच्चों की दादों हैं वो घर पर मौजूद होती थी और मुझे ये तसल्ली होती थी कि मेरी एक छोटी बेटी है और 2 बच्चे हैं, तो उनको ये पता होता था हमने बाहर जाना है, तो दादों को फिक्र होती थी कि इतने बजे बच्चे घर क्यों नहीं आए हैं, आतिफ किसी काम के लिए आउट ऑफ सिटी हैं। तो वो एक गार्डियन, मतलब वो गार्डियन एक घर में है आपके, तो वो बरकत भी है, दुआएं भी हैं और वो टेक केयर भी करते हैं। ऑफ कोर्स जो अभी उनकी डेथ हुई है कुछ दिन पहले, तो मैं कल भी अपने बच्चों को कह रही थी कि ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है कि आप दुनिया में किसी को आप दादो नहीं कह सकते, वो चली गई इस दुनिया से, उनकी दुआएं, वो एक कहानी है जो ख़त्म हुई। तो वो जब जिंदा थी तो वो सारा पूरा एक कॉम्पैक्ट पैकेज था, वो जो है वो फिर आप इंजॉय करते हैं। मैंने चूँकि अगर 12-13 साल सर्व किया था तो मुझे अल्लाह ने फिर उसको पे बैक करने का भी मौका मिल गया कि मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया। तो सिक्योरिटी है हर तरह से। तो ये जो आपका एक स्टार्टअप है ग्रैनीज किचन वाला, तो माशाल्लाह एक कंपनी हम इसको कहेंगे, तो ये शुरू कैसे हुई, ये आइडिया किसका था? ये एक शौक था, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना मजबूरी थी या हालात ने मजबूर किया कि कुछ अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया? ये असल में आप ये सारी चीज़ें ही इसके अंदर मिक्स हैं। अच्छा, वो इस तरह है कि मैंने जो अपना करियर का स्टार्ट किया था वो जॉब से किया था। ठीक है। जब अब्बा का इंतकाल हुआ आज से 20 साल पहले, तो मैं पढ़ रहा था, तो मुझे घर में बड़े होने की वजह से फिर कोई ना कोई काम तो इंसान को करना पड़ता है ना, तो जॉब से ही स्टार्ट किया। तो पहले मैंने स्टार्ट किया यूनिलीवर से, 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, उसके बाद नेस्ले में की, उसके बाद पेप्सी कोला इंटरनेशनल में। तो लास्ट मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो पेप्सी कोला में थी एज अ जो शिफ्ट मैनेजर। ठीक है। तो वहाँ से फिर कोविड जो है वो आया और हमने वहाँ से एग्जिट किया। एग्जिट हो गया तो उसके बाद अब 2 ऑप्शंस थी कि दोबारा से जॉब को कंटिन्यू किया जाए, अप्लाई किया जाए, या काम स्टार्ट किया जाए। अच्छा, मैं डेफिनेटली कि जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है मैं तो उसी तरफ ही सोच रहा था, लेकिन जो मिस फौजिया हैं, ये आइडिया इनकी तरफ से आया था कि इस तरह की सूरत हाल बनती रहती हैं और आप अगर अभी दोबारा से किसी जगह पे जाते हैं और फिर वहाँ कुछ अर्सा टाइम मतलब जॉब करेंगे, फिर दोबारा क्विट हो जाते हैं, फिर किसी और जगह चले जाएंगे, फिर किसी और जगह चले जाएंगे, उससे बेहतर ये है कि हम सारी एनर्जी अपने एक स्टार्टअप में लगाते हैं। उसके ऊपर ये ऑलरेडी काम कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो ये आइडिया जो है फिर इनकी तरफ से आया कि हम इसको जो है ना वो इकट्ठा जो है ना स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा कि ठीक है, अब आपका आइडिया है, आप अब ड्राइविंग सीट पे आए, मैं आपके साथ चलूँगा। तो इस तरह करके इसका ये स्टार्टअप हुआ था। माशाल्लाह। तो फिर आपने कैसे इसको आगे लेके चली, उसका आगाज़ कैसे हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में जब हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको सेल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और स्पेशली जब आप बता रहे हैं कि कोविड के दौरान शुरू किया, तो वो क्या हालात थे और कैसे इसको सर्वाइव कैसे किया? मार्केट रिसर्च बड़ी ज़रूरी होती है। उस वक्त हमने ये देखा कि जब भी हम फेसबुक खोलते थे, इंस्टाग्राम खोलते थे, यूट्यूब देखते थे, तो उसमें एक ही बात हो रही थी कि इम्यूनिटी नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स क्या हैं। आप टीवी चैनल्स पे देखते तो हर टीवी चैनल पर कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा होता था जो नुस्खे बता रहा होता था कि आप ये करें तो ऐसा होगा, ये करें तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। तो उस वक्त मुझे लगा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट, फिर एक चीज़ ये भी देखी कि सब बिजनेसेस बंद हो गए, सिर्फ फूड का बिजनेस बंद नहीं हुआ था। एग्जैक्टली, वो अलाउ था कि भी ये रेस्टोरेंट्स वगैरह इसके टेक अवेज हम करेंगे जी। तो मुझे लगा फूड के बिजनेस में आना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा कोविड जैसी सिचुएशन आती, कोविड किसी ने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था, कभी जिंदगी में हमने नहीं सोचा था, और पता भी नहीं था कि ये कितना अरसा रहेगा। एग्जैक्टली जी, हालात इतने ज्यादा मायूस थे। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा सिर्फ फूड का बिजनेस करें। फूड में मैंने सोचा क्या क्या कर सकते हैं, तो मेरे जहन में ये था कि स्पाइसेस बड़े हैंडी हैं। फिर आपने ये देखना है कि चूंकि मैंने वो ट्रेडिशंस देखी हुई थी, मुझे ये भी पता था घर में क्राइम समझा जाता था जी, कौरमा मसाला बाहर से लाके बना ले, बिरयानी मसाला बाहर से, घर में ही बनाना। मेरी चची अभी तक बिरयानी, कौरमा, चपली कबाब वो सब घर के मसालों से बनाती हैं, बाहर का नहीं आता, और उसी से वो टेस्ट बिल्ड होता है, और वो जो ऐसा टेस्ट होता है जो मार्केट में नहीं है। यही वजह है कि हमारे स्पाइसेस में हमने कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की। तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, देखने के बाद, सुनने के बाद, कि मार्केट में केमिकल बहुत है। हर प्रोडक्ट में आप किचन की कैबिनेट्स खोलें, आपको प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल एसेंस, ये सब चीज़ों से भरी हुई प्रोडक्ट मिलेंगी। अगर आप केचप देखें उसमें, मायो देखें उसमें, स्पाइसेस में, इवन आटा अगर देखें, वो यानी कि हमें खालिस नहीं मिलता। तो इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद मैंने सोचा कि हम ग्रैनीज किचन में अपनी जो है वो प्रोडक्ट रेंज बढ़ाते जाएंगे। शुरू हमने जस्ट 5 ब्लेंड से किया था, जिसमें कौरमा, बिरयानी, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, वो जो नॉर्मल होता है, 5 से किया, और इसी तरह रॉ स्पाइसेस से कुछ। और वैल्यू एडिशन USP ग्रैनीज किचन की ये थी कि डिहाइड्रेट हम स्पाइसेस करते हैं,
और उस वक्त ज़मीन पर ओपन फील्ड्स में अभी भी स्पाइसेस खुले होते हैं। और अगर एक सोचें आप एक प्रोडक्ट 30 दिन तक ओपन फील्ड में पड़ी हुई है तो वो उसमें हर तरह की कंटेमिनेशन होगी, जानवरों का फुजला भी होगा, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे और मतलब एफ्लाटॉक्सिन ग्रो करेगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के हमने एक ब्रांड का स्टार्टअप किया और फिर प्रोडक्ट्स आस्ता आस्ता ऐड करते हुए अभी। तो उसका फिर मेरा वही क्वेश्चन कि आपने मार्केट क्या किया, आपने ऑनलाइन मार्केट किया या स्टोर्स में रखवाई या उसका वो क्या आपने? वो मॉडल ऑनलाइन का ही हमने देखा क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था। ठीक है। और एक खातून का स्टार्टअप जो होता है ना वो बड़ी तरह से थ्रेट्स पे होता है। एक तो उसको खुद ही यकीन नहीं होता, उसने दूसरे को क्या बताना है। बिल्कुल। अब देखिए ना 13 साल मैं घर में हूँ और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं सोच रही हूँ मैंने कारोबार करना है, तो मेरे तो आसपास वाले सारे लोग कहते थे कि क्या कर रही हो, कौन खरीदेगा तुमसे मसाले, 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस। कोई लोगों का दिमाग खराब है, लोग दुकान वो घर का दरवाजा खोलते हैं, सामने दुकान पे कौरमा मसाला मिलता है, तो तुमसे किसने खरीदना है। तो वो इतना सारा कुछ था कि मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मैं एक शॉप पर भी आप मसाले रखवाएं तो कम से कम उसको 20-30 हज़ार की प्रोडक्ट देंगे, वो सेल होगी तो आपको उसकी अमाउंट मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको फिर एक अमाउंट भेजनी है 20-30 हज़ार की। तो मुझे समझ आ गया 10 दुकानों में तो मेरा 4-5 लाख रुपए लग जाएगा। और मैं चूंकि बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, तो छोटी दुकानों पे तो हमारी सेल ही नहीं होनी, हमें बड़े स्टोर्स में जाना है। तो वो हमें समझ आ गया था कि 1.5-2 मिलियन का प्रोजेक्ट है ये, और हमारे पास ये नहीं था। तो सबसे आसान और हमें सस्ता काम ये लगा कि एक ऑनलाइन स्टोर बना लें और आप सबके मोबाइलों में हमारी दुकान मौजूद है। तो वो तो बहुत आसान काम है क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है। तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसमें किया और फिर हम grannyskitchen.com के नाम से हमने अपना वेब स्टोर बनाया और वहाँ से हमने बिजनेस का। तो अब आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप बेच रहे हैं? उसमें हम तमाम स्पाइसेस हैं, स्पाइस ब्लेंड्स हैं, सीड्स हैं, और जो अभी हमारी हिट प्रोडक्ट है वो ओट्स विद नट्स है, क्योंकि जो ओट्स है इसमें बीटा ग्लूकन होता है, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को और शुगर लेवल को सब चीज़ों को मेंटेन करता है। तो इसको फिर हमने एक पूरा बनाया है हेल्दी ब्रेकफास्ट कि एक हमें मॉर्निंग में हमें सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कुछ खास चाहिए होते हैं जो हमें सीड से ही मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको ड्राई फ्रूट से मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नट्स से मिलते हैं। सो हमने इसका एक कॉम्बो बनाया और हेल्दी ब्रेकफास्ट, इसमें फिर हम वेरिएशंस भी ले आए हैं, डायबिटिक स्पेशल की अलग, फीमेल स्पेशल की अलग, और फिर वेट लॉस। और अच्छा आदम भाई, जब एक प्रोडक्ट कामयाब हो जाती है ना, तो वो क्या करता है कि एक प्रोडक्ट तो अपनी बन रही है, बाकी वो आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं कि भाई एक मेरी स्पेशलिटी है, मैं उस पर रहूँगा, और अपनी पैकेजिंग में वो दूसरों से प्रोडक्ट्स लेके वो बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी एक मार्केट वैल्यू, मार्केट वर्थ बन गई होती है। तो क्या कभी इस तरह की कोलैबोरेशंस पे जाने का नहीं सोचा? अच्छा, वो इस तरह है कि हमने जब स्टार्ट लिया था तो हमने मैन्युफैक्चरिंग खुद ही की थी, तो बेशक वो छोटे लेवल पे थी लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेंड किया। तो अब उससे क्या हुआ कि हमने अपने बिजनेस मॉडल के अंदर अपने आप को एज ए मैन्युफैक्चरर भी बना लिया और एज ए ब्रांड भी बना लिया। तो अब जब हमारा एक सर्टेन लेवल के ऊपर हम ग्रो कर गए तो अब हमसे B2B बिजनेस के लिए लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट होटल्स भी हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी हैं और डिफरेंट कंपनीज भी हैं। वो ये कह रही हैं क्योंकि अब आप एक सेटल्ड मैन्युफैक्चरर बन गए हैं तो अब आप ऐसा करें कि हम ये सारी जो हैसल नहीं कर सकते, आप हमें जो है ना ब्रांड, हमारा ये ब्रांड है या हमें B2B के अंदर आप बल्क के अंदर प्रोडक्ट बना के दे दें और हम उसको आगे अपने ब्रांड के साथ जो है ना वो एफिलिएट कर लेंगे या स्टार्टअप ले लेंगे। तो अब इस तरह से हमारी कोलैबोरेशंस चल रही हैं। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेते हैं? अच्छा, रॉ मटेरियल के मसूद भाई डिफरेंट सोर्सेज होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे कि हमारे कुछ पेटेंट जो है वो सप्लायर्स हैं, कुछ लाहौर में अवेलेबल हैं, कुछ कराची से आते हैं और वो फिर उनकी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, वो वहाँ पे रॉ मटेरियल को बनाते हैं, बना के फिर हमारे अकॉर्डिंगली हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर हम उनसे जो है ना वो अपनी जो एरिया है वहाँ पे ले आते हैं फैसिलिटी में, और फिर हम उसे आगे जो है ना हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं। पाकिस्तान में जो स्टार्टअप फेलियर रेशियो है वो 95% है। इज इट ट्रू? ट्रू, ऐसा ही सुना है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये रिसर्च है, ये रिसर्च है, मेरे नज़र से गुजरी। तो आप क्योंकि खुद आपने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप अपने रन किया, तो 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। एक मैं चाहूँगा कि भाभी आंसर कर दें, आप कर दें जी। एक तो ये है कि एक स्टार्टअप को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, दूसरा ये कि 95% जो फेलियर रेशो है वो क्यों है, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक एंटरप्रेन्योर करता है जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होता। तो इट्स अप टू यू, आप में से
जो जिसका बताएं जी, आप कौन सा देंगी? मैं ये बताऊंगी, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं ये बताऊंगी कि क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप फेलियर होता है। बिल्कुल, उसमें 2 से 3 जो है ना, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि मार्केट रिसर्च नहीं होती। आपने मार्केट को देखा ही नहीं होता कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप कहेंगे कि ये तो मैंने इतनी क्रिएटिव बनाई है कि पूरी दुनिया में इसका कोई लेवल नहीं है, लेकिन क्या मार्केट की नीड है वो? तो अगर आपने मार्केट को, जिस जगह पर आपने उसको प्रोडक्ट को सेल करना है, अगर वहाँ पर उसकी नीड ही नहीं है तो आप कैसे उसकी सेल्स जनरेट कर सकते हैं? मैं किसी गाँव में चली जाऊँ और मैं जीन्स की दुकान खोल लूँ, लेडीज जीन्स की, वहाँ कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेंगे लोग। तो आपको देखना है, राइट ऑडियंस फाइंड आउट करना है पहले कि भी गैप है। बिल्कुल, और ऐसी वैल्यू एडिशन करनी है कि लोगों को लगे कि इसके बगैर उनके ऐसे प्रॉब्लम्स का हल हो कि लोगों को लगे कि ये तो मसला हमारा था, कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया और इन्होंने किया और हम तो इनसे खरीदेंगे, वो इमोशनली इंटैक्ट हो जाएंगे आपके साथ। तो ये मार्केट रिसर्च के बगैर लोग प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मसला है कि वो प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करते। मार्केट एक मतलब आपने बना लिया, मैंने देखा है कि लोगों के पास रॉ मटेरियल होगा 5, 6, 10 लाख का रॉ मटेरियल बना लिया, उन्होंने खरीद लिया, स्टोर कर लिया, पूरे रूम्स बने हुए। आप उनसे पूछें कि आपने मार्केट पे कितना बजट है, तो वो कहेंगे 5,000, 10,000। अब आप पैसे को खींच रहा है, ये हमने बचपन से सुना है। तो आप पहला मार्केट में एक हौसला पकड़ेंगे और अपना पैसा डालेंगे मार्केटिंग पे। 3 साल ग्रैनीज किचन का एक स्ट्रगलिंग टाइम है। उन 3 सालों में हम मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जिस लेवल का हमें अपनी पूरे मार्केट में अपना चंक चाहिए था, उस लेवल का हम मार्केट नहीं कर रहे थे। हमने जो पहला मार्केटिंग बजट था जो बड़े हौसले के साथ किया, वो 5 लाख था, और 5 लाख जब हमने मार्केटिंग पे इन्वेस्ट किया तो हमें 2 मिलियन का ऑर्डर था। अब ये कितनी अच्छी गेम, लेकिन वो 5 मिलियन का हौसला करना और उसको देखना, फिर स्ट्रेटजी बनाना, मार्केटिंग फनल को देखना, वो सारी हमने स्ट्रेटजी करके जब लगाया तो हमें उसके बाद अब हमारा तो हौसला है, हम तो कहते हैं पैसा डालें हमारा पैसा रिटर्न आएगा। तो ये तो बड़ी प्यारी सी गेम है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा ये कि सस्टेनेबल नहीं काम करते। अभी आपने देखा कि वो फलां का बिजनेस चल रहा है, आप कहते हैं यही कर लें, फिर उसका बिजनेस चल रहा है, नहीं इसी में सारा पैसा है। आप ये देखिए आपकी पोटेंशियल क्या है, और जिस पे आप काम शुरू करें उस पे फिर आप कंटिन्यूसली काम करें। एक भेड़ चाल का कॉन्सेप्ट है कि भी जिसने जो शुरू किया, जो मार्केट में चल रहा है, तो आप भी वही बनाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप अपनी उस पर करें। हमें मैंने बीबी ऑनर्स कर रखा है, तो हमें जो मार्केटिंग वाले टीचर थे ना, तो वो 40-60 का रूल पढ़ाते थे। अपने मार्केटिंग की बात की कि वो कहते थे कि 40% आपका मैन्युफैक्चरिंग होगी और 60% उसका मार्केटिंग होगी। तो तब हम समझते थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे का जिसके पास 100 रुपये या 40 रुपये में वो चीज़ बनाए, 60 रुपये उसको बेचने पे लगा दें। तो वो कहते थे कि जब आपने एक स्टार्टअप शुरू कर लिया, मार्केट में लोगों ने जब उस पर बात करना शुरू की, उसको खरीदना शुरू किया, तो वो तो फिर आपके हाथ की चीज़ है ना। आपको रात का ऑर्डर है, आप रातों रात उसको बना सकते हैं परचेज करके। जब आपके पास ऑर्डर ही नहीं है तो आप 60% रख के अपने पास क्या करेंगे? तो ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। नेक्स्ट पॉइंट इसका। तीसरा पॉइंट ये है कि हम मुस्तकिल मिजाज नहीं है। हम एज अ नेशन नहीं, ये हमें कमी है कि हम चीज़ों को पकड़ते हैं और 4 महीने 6 महीने उसको चलाते हैं और फिर हम दूसरे तरफ चल पड़ते हैं। मेरी अगर कोई अभी भी फेसबुक प्रोफाइल विजिट करे तो मैंने एक लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर। मैं कहीं नहीं लिखती मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हालांकि हम वैल्यू एडिशन करते हैं लोगों की लाइफ में, उनको फ्री गाइडेंस, मैं ट्रेनर भी हूँ, बट मैंने नहीं लिखा हुआ। जब मैं लिखूंगी ना ये 5-6 चीज़ें, तो वहीं पर मैं ना डिट्रैक होना शुरू हो जाऊंगी। मुझे एक ही चीज़ पता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे उसी पे काम करना है। तो ये जो फोकस होना है ना, ये भी बहुत कम लोगों में होता है, और जब ये नहीं होता तो फिर आपकी वो जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी जब आपके बिजनेस में जाना शुरू होती हैं तो वो भी आपके फेलियर का एक सबब बनती है। मैं थोड़े दिन पहले ना इस पर एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान में हर बंदा अपने काम के अलावा बाकी हर काम का एक्सपर्ट है। तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस रहा कि होता ये है कि भी हम अपने काम पे तो जो उस तरह से नहीं कर रहे होते, जिस तरह से हम दूसरों के काम में कीड़े निकाल रहे होते हैं या उनको बता रहे होते हैं कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो फोकस रहना है भाई उसमें अपनी प्रोडक्ट को लेके और उसको लेके चलना। तो आदिल भाई आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, तो उन्होंने तो बता दी मिस्टेक्स जो 95% नजर बनती हैं। अब आप हमें बताएंगे 5% का जो राज होता है कामयाबी का, वो क्या है कि एक स्टार्टअप को किस तरह से कामयाब किया जा सकता है? आपके ज़हन में कोई पॉइंट है तो आप ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, यही वाइस वर्सा हो जाएगा कि वो जो 95% चीजें हम नहीं करते ना, अगर हम वो कर लेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा, उसमें 2-3 चीजें मजीद हम उसको एलेबोरेट कर लेते हैं। जैसे कि रिसर्च की बात हुई, अब देखिए मार्केट के अंदर ना एक हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फुकदान है ना, वो ये कि हम रिसर्च नहीं करते। ये हम स्टूडेंट्स को भी जब एड्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि वो रिसर्च नहीं करते, हमेशा बाईपास के रास्ते ढूंढते हैं। और मेरी नज़र से जब भी कभी वीडियो गुजरती हैं तो वो कहते हैं कि जी ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, शॉपिफाई बनाएं, बहुत आसान है। क्या करेंगे जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखें कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वो वाली प्रोडक्ट को आप ना चाइना से मंगवा लें या पाकिस्तान से बुलाना या शालमी से आए और लेबल चेंज करें और बिजनेस शुरू कर दें। तो देखें, जब आप इस तरह बाईपास तरीके ढूंढेंगे ना तो फिर आपके 95% स्टार्टअप फेल ही होंगे। ये प्लीज़ नौजवानों को, स्टार्टअप करने वालों को, एंटरप्रेन्योर्स को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आपने जो भी काम करना है उसका रिसर्च वर्क मुकम्मल करें, प्रोडक्ट वो लेके आएँ जिसकी जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए, अब हर बंदे को ना प्रॉब्लम है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। आप कोई भी नीश ले लें, उसके अंदर देखेंगे इश्यूज़ क्या हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, हम उसको जो R&D करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो ये देखते हैं कि हम किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएँ और हम उसको खुद बनाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी हर स्टार्टअप करने वाले से कि प्लीज़ आप देखें कि आप जो भी काम करने लगे वो आपका जो प्रोडक्ट है ना, जो आपने बनाना है वो खुद बनाना है, या एटलीस्ट इतनी रिसर्च हो, अगर किसी से बनवाना भी है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उसके क्या रॉ मटेरियल्स होनी चाहिए और वो किस चीज़ को आप जो है ना हिट कर रहे हैं। तो जब आप इस चीज़ को सारे को रिसर्च करके एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो अब आपने प्रोडक्ट तो डेवलप कर ली, और दूसरा उसके बाद जो फेलियर का सबसे बड़ा चांस होता है ना, और जो वाइस वर्सा कि वो सक्सेस कैसी होगी, जो आपने बात की कि मार्केटिंग के ऊपर हम कोई बजट नहीं रखते। आप बड़ी कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को स्टडी करें, उनका सबसे ज़्यादा बजट किस चीज़ का होता है, वो मार्केटिंग का होता है। और जो ब्रांड बन गए हैं, अच्छा लोकली नहीं इंटरनेशनली ब्रांड भी बन गए हैं ना, तो वो आज भी जो है अपने ब्रांड के ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बजट लगाते हैं सालाना। कोको कोला की एग्जांपल हमारे सामने है कि अब हर बच्चे को, पूरी दुनिया में मेरा ख्याल कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको कोको कोला का नहीं पता होगा। हर बंदे को पता है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन कोको कोला पागल तो नहीं है कि वो वर्ल्ड कप जब चल रहा होता है तो वो जब वो ओवर के बाद का जो प्रीमियम टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है, जो उसमें सिर्फ कोको कोला का ऐड चल रहा होता है, तो वो सबसे महंगी स्लॉट होती है। इसी तरह से जब भी कोई इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट चल रहा होता है तो उसमें जो सबसे जो प्रीमियम स्लॉट है वो कोको कोला ने ऑक्यूपाई की होती है। आज भी ब्रांडिंग उसी तरह से नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनको तो जरूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल, तो मार्केट में सस्टेन करना भी और उसको कॉन्टिन्यूसली करना जरूरी है। बिल्कुल, आपने बेहतरीन एक्सप्लेन किया। यही वो चीज़ है जो हम नहीं करते। हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लोगों तक दिखाते ही नहीं है, उसकी खसूसियात, उसके बेनिफिट्स हम लोगों तक बताते ही नहीं है। हम घबराते हैं कि यार इस पे कैसे पैसा लगाएंगे। जब आप इस पे पैसा नहीं लगाएंगे मार्केटिंग के ऊपर तो आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। तो हमारे वाले केस में, जैसे मिस फौजिया ने भी बताया कि हमने जो पहला बड़ा बजट प्लान किया वो 5 लाख रुपए किया। ठीक है, अब हमारा पूरा बिजनेस जब स्टार्टअप में उसकी वर्थ 5 लाख नहीं है मिसाल के तौर पर, उतना ही बजट आप प्लान कर लें एक मार्केटिंग के लिए, तो इसके लिए आपको दिलगुर्दा भी चाहिए और सारा कुछ आपका स्टेक पे लग जाता है। लेकिन हमने वो किया, तो जैसे ही हमने वो किया उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो जैसे ही उसके रिजल्ट आना शुरू हुए तो हमें जो है वो समझ भी आ गई कि यार जो बात हमने सीखी है, समझी है कि हमने एक तो प्रोडक्ट रिसर्च करके बनाया और दूसरा हमने उसको मार्केट के अंदर उसके ऊपर इन्वेस्ट किया और उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। तो इसी पैटर्न को लेके हम अपनी जो है वो मंथली प्लानिंग करते चले गए और आगे ईयरली प्लानिंग करते चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें सक्सेस मिल रही है। अच्छा, इसमें आता है भाई सेट मेंटालिटी जो है उसका कितना बड़ा रोल है एक स्टार्टअप को नाकाम करने में? क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक अपना इसी तरह से एक प्रोडक्ट डेवलप की बड़ी मेहनत के साथ बड़े कर्ज लिया, पैसे इकट्ठे किए, वो बनाया। अब ये हुआ कि अब वो स्टोर पे गए हैं एक में, और उसको कहा जी जो लोकल स्टोर, जब आपने बात की कि छोटे स्टोर्स हैं, उनका जी कि सेल बेस रख जाएं, आप क्या आप माल रख जाएं, और जब आप नेक्स्ट टर्न पे आएंगे तो जो आपकी जितनी प्रोडक्ट सेल होगी वो आप रिफिल कर देंगे और उतने के पैसे आप ले जाएंगे। तो अब वो कहते हैं कि जी वो किया उसने, तो उसके बाद जो पैसे थे वो सारे 3-4 दुकानों पे वो उसके वो पैसे वो बुक हो गए उसके। अब ना उसके पास पैसे मिल रहे हैं, ना उस तरह से सेल जनरेट हो रही है। अच्छा, जहाँ से सेल जनरेट हो रही है वो क्या कह रहे हैं जी कि अगर 10,000 का उनका माल सेल हुआ है उसमें से 5,000 दे रहे हैं, बाकी अगली दफ़ा कर लेना। अब वो खैर उसमें से निकल के कहते हैं मैं बड़े स्टोर्स पे गया हूँ, बड़े स्टोर्स पे जाकर उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे आपका रैक लगेगा, इतना आप उसका रैक का जो रेंट है वो देंगे,
इतने यानी कि पैसे हो गए। अच्छा, उसके बाद वो कहते थे कि जो जनवरी वाली मेरी इनवॉइस थी वो जाके अप्रैल में क्लियर हो रही है। तो अब वो कहता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है जो मेरे पास वो है नहीं। हालांकि वो तकरीबन उनका 15 मिलियन का उनने वो प्रोडक्ट शुरू की थी, लेकिन वो सारी की सारी मार्केट में पैसा पड़ा। अब वो कहता है कि अब इतने पैसे मिल नहीं रहे कि अगली प्रोडक्ट वो बना ले, लेकिन वो पिछली रिकवरी नहीं हो रही। तो इसमें ये सेट मेंटालिटी का कितना बड़ा किरदार है? अच्छा, इसके अंदर डेफिनेटली उनका किरदार है। हालांकि ये तो वाइस वर्सा हो जाना चाहिए था कि उस मेंटालिटी को उठ के आके एंटरप्रेन्योरशिप को या जो लोग नए काम कर रहे हैं उनको इनकरेज करना चाहिए था। तो वो इनकरेज करने की बजाय सिर्फ अपना पेट और अपने परसेंटेज को और अपने रैक्स रेंट को जो है ना वो प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। अच्छा, आप वो ना उनको करें, एटलीस्ट उनसे जो है वो आप माल उधार लेने की बजाय कैश पे लेना शुरू कर दें। मतलब कुछ ना कुछ तो आप रूम दें। अच्छा, जब वो रूम नहीं देते तो फिर स्टार्टअप इस तरह के फेल हो जाते हैं। अच्छा, हमारे केस में भी ऐसा ही था कि जब हमें ये चैलेंजेस आए तो हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड किया कि हम स्टोर्स पे नहीं जाएंगे। ठीक है, जब हमने प्लान किया कि हम जाते हैं, जब हम गए तो हमें सेम चैलेंज आया जो आपने बताया, बस हमने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। उन्होंने कहा आप रख दें, आपको इतना शेल्फ रेंट होगा, इतने में एक इनवाइस आपकी हम मंथली नीचे रखेंगे और 10 स्टोर पे देंगे तो 10 इनवाइस नीचे चली जाएंगी। वो फिर 10 मिलियन के करीब जो है आपका, अगर 1 मिलियन का आप रखते हैं एक स्टोर के ऊपर, या इवन 5 का रखते हैं, 0.5 का, 5 लाख का, तो 50 लाख का माल आपका गया, वो नीचे चला गया मार्केट में। तो जब हमें ये चैलेंज आया तो हमने ये डिसाइड किया कि हम नहीं देंगे। हमने कहा हमारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। उन्होंने कहा वो क्या है? हमने कहा जी हम चाहे थोड़ा देंगे, हम कैश पे देंगे। तो उन्होंने कहा आप तो अभी बहुत छोटे हैं ना, आप ब्रांड हैं, तो हम तो नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो हमने नहीं दिया उनको। और फिर हमने जो दूसरी दुकान खोली, जैसे मिस फौजी ने बताया कि अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल। अब मैं यही उनसे सवाल करने वाला था कि आज के दौर में किसी प्रोडक्ट को बनाने बेचने के लिए फिजिकल मार्केट का होना जरूरी है? बिल्कुल। पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जैसे नेट के इश्यूज हैं, आपको पता है कि कनेक्शंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट आपकी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अपने आप को सस्टेन करने के लिए एक बड़ी सपोर्ट जो है वो आपकी ऑनलाइन स्टोर्स की है। आप शॉपिफाई स्टोर बना लें और आपको कहीं माल देने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 to 1 लाख के दरमियान आपका स्टोर बन जाता है। वो आप बनाएं और उसको आप चलाना शुरू करें और समझें कि ये आपके हर एक के मोबाइल में आपकी दुकान खुल गई है, जो कि बड़ी आसान सी बात है। अब देखें, अब कराची में स्टोर बनाएं, कितने पैसे चाहिए, लेकिन वही आप मार्केट थोड़ा सा कर लें तो कराची के बंदा भी आपकी चीज़ देख रहा है। अब हमें पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर्स हैं। तो मैंने इवन के रात को वो मैंने देखा, एक हैंडलर, हमें ना माइक हैंडलर चाहिए था। तो वो मैंने उसको देखा, मुझे वो एल्गोरिथम भी ऐसे कि आपने चीज़ सोची है या आपने कोई जिक्र किया है तो वो आपको एड्स आना शुरू हो जाता है। मैं उसके साथ कह रहा था, मैंने कहा ये हैंडलर तो हमें कहाँ से मिलेगा? उसने कहा कि ये निस्बत रोड से मिलेगा, 10-12 हज़ार रुपये का और 15 हज़ार का मिलेगा अगर इसी कंपनी का लेंगे। वो मैं करके सोशल मीडिया पे गया हूँ तो मुझे एड्स आना वो शुरू होना शुरू हो गया। मैंने एक ऐड पे क्लिक किया तो वो पता चला जी वो मार्केट कराची का कोई बंदा है, वो बैठा हुआ लेके, और वो 2000 रुपये में चीज़ मिल गई। यानी वो लोकल थी, यानी ब्रांड की 15,000 की थी, उसने कहा 2 लाख। मैंने उसको ऑर्डर किया, उसने कहा 3 दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा, और वो कल मैं क्या लगे मुझे वो रिसीव हो जाएगा ऑर्डर। तो वो जो एक वो टाइम एंड स्पेस वाली थी वो तो चीज़ इसमें से निकल गई। और जब आप सस्टेनेबल हो जाएं, आप मार्केट कर लें अपनी प्रोडक्ट को और आप एक अच्छा सेल आप जनरेट कर रहे हैं, और फिर आप मतलब मैं तो हमेशा कहती हूँ प्रीमियम पे काम करें। कभी आपको मीडियोकर लेवल पे आप काम ना करें, प्रोडक्ट रेंज हमेशा प्रीमियम रखें, प्रीमियम स्टोर्स को टारगेट कीजिए, और वहाँ पर फिर आप आसानी से कोई एक चेन पकड़ लें, कोई भी एक जो फूड में काम करिए, क्लॉथिंग में काम करिए, उसके साथ अपना करें। फिर आपकी मार्केट में सस्टेनेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। वही कैश फ्लो जो आप मार्केट से ले रहे हैं उसको दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट करें, फिर किसी दूसरी चेन को ले लें। तो इस तरह आप आस्ता आस्ता मार्केट में भी आ जाएंगे और आप ऑनलाइन तो फिर आपकी प्रेजेंस जो है वो काम करती रहती है। आपने कहा कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली मार्केट वैल्यू जो उसकी थी है वो दूसरी जो उसकी कंपेटिटर्स हैं उनसे हाई होती है। तो आपका क्योंकि सारा मसालों का काम है और इस तरह का चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ ये एक चीज़ ये चलती है कि अगर किसी का कारोबार चल गया ना, वो कहता है जी होल सेल लेके हैं, जाके पूरी मंडी से ले आए मसाले, जाके जो बड़े स्टोर्स हैं वो करते भी इसी तरह से ही हैं। तो इसमें इस तरह के चैलेंजेस का सामना नहीं है आपको? एक तो ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसी हैं जो हम फार्मर से लेते हैं। सुरख मिर्च हम फार्मर से लेते हैं और उसको डिहाइड्रेट करते हैं। हल्दी हम फार्मर से लेते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं।
अच्छा, बाकी रही पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्पाइसेस में ग्रो नहीं कर रहा, खुद तो फील नहीं है, बिल्कुल, वो इम्पोर्ट करता है, बाहर से मंगवाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हम भी मंडियों से उठाते हैं, लेकिन उसमें फिर अब आप लोग मिक्सिंग करते हैं, जैसे काली मिर्च उसमें पपीते के बीज की मिक्सिंग होती है, तो वो हम नहीं करते, हम उन्हीं प्रोडक्ट को लेते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और हम सेल करते हैं। अच्छा, जब आप एक प्रीमियम की अगर मैं आपको बात करूँ, आप 1 साल लगेगा, आपको 1.5 साल लगेगा, आप अपना एक इमेज बिल्ड कर लेंगे ना मार्केट में, तो लोगों को पता होगा कि खालिस चीज़ मिलेगी और महंगी मिलेगी, मुनासिब, मतलब जो मार्केट रेट है उससे थोड़ी ऊपर मिलेगी, लेकिन ये सोल्यूशन देंगे हमें। तो मेरे पास ऐसे लोग भी हैं कि जब हम लाहौर में डिलीवर करते हैं, हमें पता लगता है कि वो 3 मरले के घर में रेंट पे फैमिली रह रही है और वो हमसे स्पाइसेस मंगवाती है। तो बेसिकली प्रायोरिटीज़ भी हैं लोगों की, वो नीश स्पेसिफिक होकर प्रोडक्ट मंगवाते भी हैं, वो चाहे महंगी हो, और आपको आसानी भी होती है। पोस्ट कोविड के बाद यानी कि जो लोगों का एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, लोग नॉन ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ जाना शुरू हुए। इवन के मुझे पोस्ट यानी कोविड के दौरान जब कोविड हुआ तो उसके बाद यानी डायबिटिक सिम्टम्स आ गए, लेकिन मैंने वो रिवर्स की अपनी लाइफस्टाइल के साथ, और उसमें पहली जो शर्त थी वो यही थी कि आपने अपना खाना ठीक करना है। इस एक माइंडसेट ने, अगर ये जो चेंज हो रहा है अभी, बिल्कुल चेंज तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अभी यानी कि लोगों ने सोचना अवेयरनेस आ गई है, हेल्दी फूड की तरफ जाएं, डॉक्टरों से जांच छुड़वाएं, एक्सरसाइज की तरफ जाएं, जो डाइटिशियंस हैं उनकी तरफ जाएं, तो इससे बिजनेस, जो आपका बिजनेस है उसको फ़ायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि हमने जो चीज़ क्लेम की है अपने ब्रांड की, जो टैग लाइन है कि 100% नेचुरल और प्योर, जिस तरह आपने कहा कि नेचुरल और प्योर चीज़ों की तरफ लोग आ रहे हैं, और हमने अपने ब्रांड के अंदर नो केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर, यानी ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं वो हमने उसे बिल्कुल दूर रखा है। तो बिल्कुल नेचुरल और प्योर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका हम ब्लेंड बना के देते हैं, तो वो लोगों के हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर जो है ना वो उनको हेल्प भी कर रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हम लोगों को इस तरफ, यानी कि जब भी हमारे क्लाइंट से बात होती है तो वो हमें उसका फीडबैक भी देता है। ऐसा नहीं है कि जब आप नेचुरल और प्योर चीज़ किसी को देंगे तो उसका फीडबैक नहीं आएगा, तो आप यकीन माने कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर वो वैल्यू ऐड कर रहा है। जब वो वैल्यू ऐड कर रहा है तो उसका हमें फीडबैक भी आ रहा है, तो ये तो एक बहुत अच्छा हो गया। और एक जो ये कॉन्सेप्ट की आपने बात की, ये तो बहुत अरसे से, मैं कहूँगा 200 साल पहले की भी मैं आपको एग्जांपल दूं तो उस वक्त क्या होता था कि आपके किचन के अंदर से जो है ना आपकी बीमारियों का सलूशन निकलता था। तो ग्रैनीज किचन ने एक इनिशिएटिव भी लिया था जिसको हमने एक कैंपेन लॉन्च की थी, फार्मेसी इन योर किचन। अच्छा, फार्मेसी इन योर किचन जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कैसे हुआ, तो अब उसके 1-2 एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आपको याद होगा, आप अपने नानी दादी के दौर में जाएं कि अगर कभी हमें चोट लग जाती थी तो हमें कहा जाता था कि हल्दी वाला दूध पिए। वो सारी चीजें उधर से आ रही होती थी कि दाढ़ दर्द है तो लौंग रख लें और वो कुछ लगी है तो हल्दी लगा लें तेल के अंदर मिला के। अच्छा, और मुझे याद है कि एक दफा मेरे ना वो पहाड़ी कांटा जो होता है वो पाँव में लग गया, तो मेरी दादी ने उसके ऊपर प्याज रख के उसको बांध दिया रात को, और जब वो सुबह हुए तो बिल्कुल बाहर आया हुआ था उसको खोल के। तो मैं यानी कि वो मुझे अभी तक याद आता है कि यार उनके पास हर चीज की वो रेमेडी होती है। और वो कहाँ से निकलती? किचन से। तो फिर फार्मेसी तो आपके किचन के अंदर पड़ी है, हम क्यों बाहर जाके दवाइयाँ ले रहे हैं? हर चीज का सलूशन तो आप खुद बता रहे हैं। जैसे दांत में दर्द है तो वो लौंग ले रखें आप, ठीक है। इसके अलावा जो है बड़ी इलायची का कहवा कहते हैं, अदरक का कहवा कहते हैं, ठीक है, वो आपके वेट लॉस के अंदर जाता है। दारचीनी जो सिलोन सिनामन है ट्रू वाली, उसका आप कहवा बना के पिएं, तो ये आपके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है और आपको हेल्थ जो है उसके अंदर जो आपका प्लान है उसको भी वो एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये फार्मेसी तो आपके किचन में है भजन। अच्छा मैम, आपका क्योंकि सारा बिजनेस ऑनलाइन है, डिजिटल मार्केटिंग कितनी बड़ी हकीकत है इसके ऊपर? यानी कि लोग अभी सोचते हैं कि भी सोशल मीडिया पे पैसा है, अभी उस माइंडसेट से हम निकल नहीं रहे। अभी वो कई लोग हमारे जो दोस्त हैं वो कन्वेंशनल स्टाइल पे दुकानें बना के बैठे हैं, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं आ रहे। तो आपका क्या इस पे इनसाइट्स हैं आपके कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे एक ट्रांसफॉर्म कर सकती है एक छोटे से स्टार्टअप को एक बिजनेस एम्पायर बनाने? ग्रैनीज किचन ने तो काम ही डिजिटल मार्केटिंग पे किया ना, हम तो हैं ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो ग्रैनीज किचन एक बहुत बड़ा अपनी मिसाल आप है, एक ऐसा स्टार्टअप है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बगैर सर्वाइवल ही नहीं है किसी भी स्टार्टअप को, और वो भी वो जो क्लेम करता हो कि वो ऑनलाइन काम कर रहा है। तो इसमें आपके एड क्रिएटिव्स भी काम करते हैं कि आपने कैसा क्रिएटिव लगाया है, फिर आपने उसमें डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसमें आ जाती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, मेटा एड्स। देखिए,
एक स्पाइसेस का पेज है जो मेटा को मंथली 2 लाख रुपए पे कर रहा है, एड्स लगा रहा है। तो मेटा ग्रैनीज किचन जो कि 1 रुपया भी नहीं दे रहा, तो मेटा तो नहीं ऐड दिखाएगा ना ग्रैनीज किचन के। सिंपल, ये समझने की बात है। तो अगर एक वो प्रमोट ही नहीं करेगा, प्रमोट ही नहीं करेगा आपको। तो जब आप ये जो आपने अभी कहा कि मैंने कहा कि मुझे हैंडलर्स चाहिए और वो आगे, वो उसी ब्रांड की आई जिसने मेटा को पैसे दिए हुए, मेटा ने उसी को शो करवाया। तो सेम इसी तरीके से मेटा उन्हीं प्लेटफॉर्म को परफॉर्म करेगा जो उनको पे कर रहे हैं। पहले तो ये समझने की जरूरत है। अच्छा, अब वो आपने ऐड लगाया, लेकिन आपका क्रिएटिव अगर जो आपने ऐड लगाया, जिस कैंपेन पे आपने ऐड लगाया, वो अगर क्रिएटिव नहीं है, वो अगर ऐसी नहीं है जो ऑडियंस को पुल करे, इम्प्रेसिव नहीं है, तो भी लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो फिर ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग ही काम करेगी आपके कस्टमर को हंट करने में, आपके कस्टमर को आपकी ब्रांड की फैमिली बनाने में। तो डिजिटल मार्केटिंग का तो बहुत बड़ा रोल है, हमारा प्लेटफॉर्म उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा मैम, पिछले दिनों एक कैंपेन चल रही थी और जो हमारा एक लिबरल और सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट है वो उसको बड़ा प्रमोट कर रहा था, स्पेशली ख़वातीन मार्च वाला जो है, औरत मार्च वाला एक तबका है कि किचन जो है वो औरत की कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट है। मतलब उनका ये है कि भी जो उनका घर है और जो फैमिली है वो औरत की कामयाबी की रुकावट है। तो डू यू एग्री विद दिस? नहीं, मैं एग्री नहीं करती। उसकी बड़ी वजह ये है कि देखिए, अगर आपने कुछ कामयाबी ले ली है ना, एक तो कामयाबी का पहले तो लोगों को समझ होना चाहिए। अगर किसी के नज़दीक पैसा है तो बिल्कुल किचन उसके लिए रुकावट होगी, घर उसके लिए रुकावट होगा। लेकिन अगर किसी के नज़दीक कामयाबी ये है कि वो जब मरे तो उसके आसपास उसकी फैमिली मौजूद हो, तो फिर ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, आपको लाइफ पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। और मैं अगर देखूं एक औरत होने की हैसियत से, तो मुझे लगता है कि क़यामत के दिन जो मुझसे सवाल होगा वो ये नहीं होगा मैंने पैसा कितना कमाया। ये बात मैंने तब भी सोची थी जब मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही थी और मैं पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर किया हुआ था और CSS की मैं तैयारी कर रही थी और मैं एक गांव से थी, मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ था, गवर्नमेंट जॉब थी उस वक्त मेरी। तो जब मैंने शादी मेरी हुई तो मैंने रिज़ाइन किया गवर्नमेंट जॉब से और अपना पूरे करियर को जो है ना वो मैंने छोड़ दिया। मैं BSc डबल मैथमेटिक्स हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। और मेरे बच्चे मेरी कुछ दिन पहले फाइल देख रहे थे तो वो कह रहे थे मम्मा इतनी सारी डिग्रियाँ, वो पूरी खोल रहे थे, तो तकरीबन कोई 30 के करीब। अच्छा। मैंने कोर्सेज किए हुए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, PIM से, उसके बाद मैंने कसूर गई हुई हूँ, मैंने कराची से पढ़ा है, मैंने किनियर्ड से पढ़ा है, मैंने बिजनेस इंग्लिश, मतलब ये सारा कुछ करके फिर जब मैंने छोड़ा उस वक्त मैंने ये सवाल किया अपने आप से कि मुझसे सवाल क्या होगा, मैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं किस सिमत में भागती चली जाऊँ। तो मुझे लगा मेरे लिए फैमिली प्रायोरिटी थी। मैंने उस वक्त भी करियर अपना शिफ्ट किया और मेरी इंस्पिरेशन हमेशा अभी भी खतीजा रही हैं। और वो देखें ना, मालदार खातून थी, बिजनेस टाइकॉन थी। और आप देखें जब उनकी शादी हो गई, वो नबी के निकाह में आई, तो फिर उनकी कोई हम कहानी नहीं सुनते कि उन्होंने कितना कारोबार किया। हमने यही देखा कि वो कैसी इमोशनल सपोर्ट थी, वो नबी पाक के साथ कैसे खड़ी रही, और जिस साल में वो इस दुनिया को ज़ाहिरी पर्दा करके गई तो उसको आमुल हज़न कहा गया, गम का साल नबी पाक ने किया। तो वो बेहतरीन कंपेनियन भी थी, उनके साथ दोस्त भी थी। तो मुझे ये लगता था कि मुझे यही करना चाहिए और मैंने वही किया। फिर जब बात आ गई कि अच्छा अब मियाँ के साथ खड़े होना है, जॉब चली गई है, तो मुझे लगता था जैसे मैं अपने वालिद के साथ खड़ी हुई थी शादी से पहले सपोर्ट के लिए, तो मुझे अपने बच्चों के वालिद के साथ खड़े होना है। तो मेरे लिए प्रायोरिटी फैमिली ही है। तो फिर हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन भी वैसे ही करते हैं। और किचन तो आपकी एक बड़ी प्यारा एक स्ट्रेंथ है और वो आपके और आपके बच्चों के दरमियान, इवन फैमिलीज़ के दरमियान वो मोहब्बत पैदा करता है। देखें ना, जब हम खाना खाते हैं मिलकर बैठकर, एक एक्टिविटी होती है और आप हर तरह की गॉसिप करते हैं और फैमिली कनेक्शंस बिल्ड हो रहे होते हैं, तो ये तो बड़ी प्यारी जगह है। मेरे बच्चे मुझे कुछ दिन पहले कहते हैं कि मम्मा आपके 1 महीना हो गया आपके हाथ का पराठा नहीं खाया, आज हमने किसी मेड के हाथ का पराठा नहीं खाना। तो वो मुझे बड़ा सुकून दिया उस चीज़ ने कि मेरे बच्चे उस फ्लेवर को मिस करते हैं, हालांकि वही आटा है, वही सब कुछ है। और फिर मैंने बनाया, तो मतलब ये चीज़ें तो मोहब्बत और आपके दरमियान कनेक्टिविटी पैदा करती है किचन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आपकी बात में से मैंने परसीव की कि करियर कभी भी शुरू किया जा सकता है।
कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शादी हो गई है तो अक्सर औरतें ये गिला करती हैं कि मैं तो बड़ी मॉड स्मार्ट थी, मैं तो बड़ा पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी हो गई तो सारा कुछ छूट गया। तो इट मीन्स कि आपकी शादी हो गई है, अगर बच्चा हो गया है तो आप कभी भी ज़िंदगी में दोबारा से शुरू कर सकते हैं और उसको कामयाब बना सकते हैं। आसिफ भाई, कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत है। बिल्कुल। तो जो नाकाम मर्द होते हैं वो भी ये गिला करते हैं कि भी उनके पीछे भी औरत ही है। मेरा वो एक आदत है, मैं छोटी एज में कॉलम लिखना शुरू कर दिया मैंने, तो मेरा ये होता था कि मैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करूँ। तो मैंने ये एक चीज़ देखी कि लोग घर जाते ना घबराते हैं, उनकी कोशिश होती है कि यार ऑफिस में अगर 8 घंटे का काम है तो वो 10-12 घंटे निकाल रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं कि यार लेट ही घर जाएँ। उसकी क्या वजह होती है कि मर्द क्यों अपनी जो उसकी औरत है उससे वो क्यों पीछे भाग रहे हैं? अच्छा, ये ना अब इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं देखिए, ये जो दो लोग हैं ना, अच्छा अब आप निकाह में आ गए, ठीक है, और आप दोनों की अलग अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। ऐसा ही है ना कि औरत है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इसी तरह मर्द की आ गई। अब हम जब इखलाकियात से दूर होते चले जा रहे हैं और सबसे बढ़कर जो हमारे पास एक पूरा जो खूबसूरत एक हमें ज़िंदगी गुजारने का पर्सपेक्टिव इस्लाम ने दिया था ना, हम उससे भी दूर होते चले जा रहे हैं। अब जब हम पढ़ेंगे नहीं ना, देखेंगे नहीं कि हमारे जिनसे हमने इंस्पिरेशन लेनी थी, हम रसूलुल्लाह की बात करें, आगे मैम फौजिया ने बात की, सैयदा खतीजा की, कि उन्होंने कैसी लाइफ गुजारी, कि एक बिजनेस टाइकॉन होके जब रसूलुल्लाह के साथ आ गई, उनकी कंपेनियनशिप में आ गई, तो फिर उन्होंने कैसा टाइम गुजारा। तो ये उनकी एक बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस्लाम ने डिफाइन कर दी है। इस्लाम मैं समझता हूँ उससे तो कोई वर्सटाइल कोई मज़हब ही नहीं है। वो तो औरत को एक घर के अंदर जो है कहता है कि मलका बना के रखता है। बिल्कुल, ठीक है। तो जब हम उन चीज़ों से हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अंडरस्टैंड करना छोड़ दिया, एक दूसरे की सपोर्ट बनना छोड़ दी, तो वो प्रॉब्लम्स आ गई। बिल्कुल फीमेल करे, इस्लाम ने मना तो नहीं किया कि आप काम नहीं कर सकते। हम दोनों लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम तो मियाँ बीवी हैं, हम कर रहे हैं बिजनेस, और हम वो मियाँ बीवी हैं कि अगर मैं थोड़ा सा घर लेट पहुंचूं तो मुझे पीछे से फ़ोन करके कहती है कि अभी तक आए क्यों नहीं हो, घर में दिल नहीं लग रहा। बिल्कुल। तो ये स्टोरी क्यों नहीं बन रही? मर्द की कामयाबी के लिए जो घर में मिलने वाला एक सुकून है, जो एक पुरस्कून इन्वायरमेंट है या एक सपोर्टिव बिहेवियर है, वो कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए उसमें अगेन अंडरस्टैंडिंग है। कुछ इनकी वैल्यूज़ हैं जिसको आपने रिस्पेक्ट करनी है, और कुछ मेरी वैल्यूज़ हैं जो इन्होंने रिस्पेक्ट करनी है। जब हम एक दूसरे की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे ना, आप यकीन माने मोहब्बत बाद में आती है, रिस्पेक्ट पहले है। तो आप रिस्पेक्ट के एलिमेंट को जो है ना वो बरकरार रखें। और देखें दोनों हैं, कई इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन आप कितना ब्यूटीफुली उसे मैनेज करेंगे, ये दोनों ही तरफ से मैसेज है, दोनों के लिए ही है कि दोनों एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हैं और कितना एक दूसरे को की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। आप यकीन माने एक दूसरे की वैल्यू को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, उसकी बात सुनना शुरू कर दें, और उसमें इखलास एक लफ्ज़ होता है वो ले आए। मेरा कामिल यकीन है कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे। जब आप हर वक्त नेगेटिविटी निकालते रहेंगे ना, तो वो हालात ख़राब हो जाएंगे। जब अभी बड़े खूबसूरत हैं हमारे भाई, हैंडसम भी हैं, हमेशा वेल ड्रेस भी होते हैं, जब भी किसी इवेंट पे मिले हैं तो बहुत एक तो लहजा बहुत वो खूबसूरत है, दूसरा पर्सनैलिटी वेल मेंटेन्ड है, तो भी शक नहीं हुआ इनके ऊपर कि किधर जा रहे हो, बड़े पौधे शोधे आ रहे हो, वहाँ आ रहे हो? नहीं, हमारी ना कुछ लिमिट्स हैं, मैं उनको क्रॉस नहीं करती। मतलब मैंने कभी इनका मोबाइल नहीं देखा। और एक देखें, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी समझ आती है कि एक औरत और एक मर्द है और वो निकाह में आ गए, आपने ख़रीद नहीं लिया एक दूसरे को, आप पार्टनर्स हैं। अच्छा, उनकी अपनी स्पेस है, उनके कुछ ऐसे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे इवन अपने भाइयों के साथ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीवियों के सामने नहीं करने वाली होती हैं, तो उनको इजाज़त है, जैसे मुझे इजाज़त है। तो एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब अगर ये किसी रूम में बैठ के बात कर रहे हैं तो मैं उस रूम में नहीं जाती, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ना बड़ा फोकस्ड करती हैं और आपको बहुत सारे मसाइल से बचाती हैं। अगर ये अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं तो मैं इनको इस तरह नहीं है कि बार बार कॉल कर रही हूँ और घर के मसाइल बता रही हूँ। इवन अभी तो मैं चले बिज़नेस में हूँ, इससे पहले जब ये जॉब करते थे और बाज़ औक़ात डबल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, 8 घंटे की एक शिफ्ट है, अगली शिफ्ट भी 8 घंटे की है, तो घर में कोई प्रॉब्लम हो गया मैंने कॉल नहीं करनी,
वो घर के मसाइल हैं। वो जब घर में आएंगे और वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आप उनसे चीज़ें शेयर करें। शाउटिंग ना करें, आप प्रॉब्लम्स को बहुत हाईलाइट करके ना करें। तो जब ये छोटे छोटे काम आप करते हैं तो चीज़ें सुकून में रहती हैं। शक और ये चीज़ें आप आदमी का कितना पीछा कर सकते हैं। मतलब मैं एक बंदा सुबह से लेके 10 घंटे वो बाहर है, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा है, आप शक करके क्या करेंगे? कोई ये ला हासिल एटीट्यूड है इसका, सिवाय आपको अपने मेंटल अजियत के और कुछ नहीं होना। तो आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव जगह पे लगानी है, मुझे बिल्कुल शक नहीं होता। और मतलब इवन मैंने लिख कर दिया हुआ इनको कि आपको दूसरी शादी की इजाज़त है। क्योंकि भाई देखिए, मैं सीरियसली बताऊं, 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं ये सोचती हूँ कि औरत के खाते में ना कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी, माँ की जिम्मेदारी भी डाल दी, और अगर आदमी कामयाब है या नाकाम है वो भी जिम्मेदारी डाल दी। मुझे लगता है कि अगर आदमी को एक दर्जा अल्लाह ने ऊपर पैदा किया ना, तो वो एक दर्जा ऊपर रहे। वो अपनी नाकामी और कामयाबी किसी के खाते में ना डाले, औरत के खाते में नहीं डाले। उसको अल्लाह ताला ने बड़ा बाइख्तियार बनाया है, वो उस अपने इख्तियार को प्रॉपर इस्तेमाल करे और मैनेज करे अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप मतलब एक दूसरे के मामलात और चीज़ों को ब्यूटीफुली मैनेज करें तो चीज़ें बड़ी अच्छी मैनेज होती हैं। यानी एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और एक दूसरे की प्राइवेसी का जो ख्याल बहुत ख्याल रखना चाहिए। औरत को ये लगता है कि मर्द जब थोड़ा सा कामयाब हो जाएगा, कुछ पैसे से उसके पास आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके ज़हन में जो पहला ख्याल उतरता है वो दूसरी शादी का है। ऐसा ही नहीं आता है? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। हमें तो शायद हमें लगता है कि हमारा जैसे जैसे हमारे पास अल्लाह ताला आसानी पैदा कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। हम तो एक दूसरे के बगैर, यानी कि कहीं चले जाएं तो पीछे से फ़ोन करके एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं, सिर्फ इतना याद कर रहे होते हैं भी कब तक पहुंच रहे हो। तो ये तो मुझे लगता है कि मोहब्बत बढ़ जाती है। तो और अगर ये औरत ये समझना शुरू कर ले कि मर्द जितनी भी जो बाहर अज़ियतें देखता है, डिप्रेशन में, उसको हर लेवल पे एक डिप्रेशन का सामना करना, बिल्कुल ऐसे। अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो वो बॉस का एक प्रेशर है, अगर अपना वो बिजनेस कर रहा है तो सेल्स का है, खर्चे पूरे कैसे होंगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। तो अगर ये थोड़ा सा मेरे ख्याल प्रेशर अगर औरतों भी इस चीज़ को समझ लें तो घर को जन्नत बनाया जा सकता है। अब दूसरा जो एक वर्किंग वूमेन के ऊपर क्वेश्चन लगता है जी कि बच्चों को ब्रॉट अप कैसे होगा। अगर जी अक्सर ख़वातीन जो हैं वो ये गिला करती हैं कि जी हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते जब वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, या अगर बच्चों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो बिज़नेस है, वो डिस्टर्ब होता है। तो आप कैसे बैलेंस करती हैं जो आपकी वर्क लाइफ है और जो आपकी पर्सनल लाइफ है? वर्क लाइफ में ये कि मतलब हमारा जो कि हमें एक बड़े सारे अल्लाह ताला ने ना आसानियाँ दी हैं। हम घर पर ही हमारा सेटअप है एक पोर्शन में, और मैं ज़्यादातर उसके मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को भी देख रही होती हूँ, तो घर पर होते हैं, तो इसलिए काफ़ी टाइम बच्चों के साथ गुजर जाता है। और उसमें उनका पूरी मतलब दिन में शाम हुई है जैसे, तो फिर उनकी एक्टिविटीज़ पे उनसे डिस्कशन करना कि आपका स्कूल का दिन कैसे गुजरा है। बच्चे का अगर मूड ख़राब है तो उससे ज़रूर पूछना कि आपका मूड क्यों ख़राब है, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन कौन आज आया, कौन नहीं आया, मतलब उनकी क्लासरूम में उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ आप देखते रहें। तो बच्चा जब अपना कैथारसिस करता है ना तो वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। सारी बात ये नहीं कि आपने पढ़ा क्या लिया है, पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों की इस वक्त इमोशनल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, हमारे वक्त से ज़्यादा थे। अब मेरा बच्चा जब आगे कहता है ना मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं हैरान होती हूँ कि हमें तो बोर का पता भी नहीं था, बोर क्या होता है मतलब। और फिर इतनी एक्टिविटीज़ हैं, उसके बावजूद बोर हो रहा है। तो इस वक्त उनको इमोशनली इंटैक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, तो वो हम ज़रूर करते हैं। मॉर्निंग में उठाना है उनको, तो बड़े प्यार से स्कूल के लिए तैयार करना है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को बाहर भी बड़े सारे प्रेशर्स हैं, और वो जिस तरह डिजिटली चीज़ों को देख रहे हैं, एक रश ऑफ कंटेंट है और हर तरह का कंटेंट है, तो बड़ा थ्रेटनिंग है अपने बच्चे को अपनी इक़दार के साथ जोड़ के रखना। और जैसे मेरी बेटी है वो बड़ी हो रही है, तो मैं उसको कभी मार्केट से स्लीवलेस शर्ट नहीं लेकर पहनाती। मुझे पता है कि जब ये कॉलेज में जाएगी और मैं अभी से ये एक चीज़ पहन रही है, मैं उसको कैसे मना करूँगी। बिल्कुल। तो वो चीज़ों पे उनसे बात करनी, उनको कंटेंट, सिलेक्टिव कंटेंट दिखाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज आजकल ये पेरेंट्स के लिए। पेरेंटिंग बहुत बड़ा इशू है। और फिर मतलब जिस तरह जिस रिलीजन से हम हैं और जिस सोसाइटी का हम पार्ट है, उसमें उनको इंटैक्ट रखना अपनी ट्रेडिशंस के साथ बड़ा ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि माँ थोड़ा सा बिजी है, तो वो क्या करती हैं, बच्चा छोटा है, बन के 6-8 माह के बच्चों को भी वो मैं तोता लगा के वो मोबाइल उनके हाथ में दे देना या उनके आगे डिस्प्ले कर देना, फिर वो बच्चा एक मोबाइल के साथ उसकी एक एसोसिएशन बन जाती है।
एक साइड पे हम कहते हैं कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो उसको लिमिटाइज करना चाहिए। तो पेरेंटिंग के हवाले से अगर आप हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं मदर्स के लिए, बिजनेस वूमेन के लिए, वर्किंग वूमेन के लिए, तो जो वर्किंग वूमेन हैं या आम भी माएँ जो हैं, वो बच्चों की जो हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल करने में कि उनको किस तरह से करना चाहिए? मैं अपने बच्चों को ना वो वीडियो ही देखते हैं, तो मैं जब देख रही होती हूँ ना, मैं वो कंटेंट जो मुझे दिखाना है वो मेरी बात नहीं मानेंगे, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं और बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर आजकल बात करते हैं कि आपको कैसे बैठना है, उठना है, कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो ना डाउनलोड करके रखती हूँ। और फिर रात को इमाम गजाली कहते हैं कि रात का जो आपने बच्चे को दिया है ना, वो जो कहानी नानी और दादी रात को सुनाती थी, वो आपकी डीपेस्ट मेमोरी में चली जाती है। मैं उनको सुनाती हूँ, उनको बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है। और अभी हमने स्क्रीन टाइम पे बड़ा काम किया, क्योंकि जब मैं और आतिफ बिजी होते हैं तो बच्चे लामहला देखते हैं। तो मेरी बेटी ने एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी की, वो 10 साल की है, उसने परसों जो है ना, उसने अपने आप से वादा किया कि वो पूरा दिन मोबाइल नहीं देखेगी। अच्छा, उसने पूरा दिन उसने मोबाइल नहीं देखा, लैपटॉप, उसने कहा मेरा 0 स्क्रीन टाइम होगा। अच्छा, शाम को मैंने उसको कहा ओके आपको अब इस पे प्राइस मिलेगा। नेक्स्ट डे हुआ तो उसने फिर पूरा दिन स्क्रीन टाइम उसका 0 था। तो मैंने, हालांकि हमने उसको कुछ नहीं कहा, हमने फोर्स नहीं किया, हम उसको मुसलसल पिछले 6 महीने से उसको ये बता रहे हैं, देख रही थी कि उसमें ये बात हो रही थी। बिल्कुल, हम बता रहे थे कि जो रोनाल्डो है उसके बच्चे क्या प्रैक्टिस करते हैं, देखो वो तो नहीं कर रहे, स्क्रीन टाइम देख रहे। तो हम उनको मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, वो रोनाल्डो को जानती है क्योंकि उसके 2 भाई हैं, और वो उसके ज़हन में है कि रोनाल्डो एक बहुत बड़ी फिगर है, अच्छा उसके बच्चे ऐसे करते हैं। तो हमने वो वाली वीडियोस निकाल के 6 महीने मुसलसल, उसमें हमने डांटा नहीं बच्चों को, एब्यूजिव नहीं हुए उनके साथ, क्योंकि एक चीज़ जो उसने 6 साल में सीखी है वो 6 दिन में नहीं ख़त्म होने वाली। तो और वो जो मुस्तकिल मिजाजी अगेन और सब्र तहम्मुल, उसके साथ जब आप बच्चों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करेंगे, आज का बच्चा मार से नहीं समझेगा। आज का बच्चा बदतमीज़, आप उसको मारें, थप्पड़ मारें, बदतमीज़ी करें, वो नहीं समझेगा। तो उसको उसकी मुसलसल काउंसलिंग करें, उसको बताएं, और इनके इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगाना पड़ता है उन पर। तो आप ज़रूर जो चेंजेस लाना चाहते हैं ना, वो रात के वक्त उसको या तो कहानी सुनाएं या वीडियोस दिखाएं या उससे बातें करें, उससे रिलेटेड उसके नुकसानात बताएं जिनको छुड़वाना चाहते हैं। और ये रात में आप 15 से 20 मिनट ज़रूर ये एक्टिविटी करें, आप इसके देखेंगे कि इसके बहुत अच्छे असरात होंगे। अच्छा भाई, लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कैसे कहानी सुनाई और उनकी शादी हुई कैसे? रिलेटिव्स हैं या नहीं? रिलेटिव्स तो नहीं है, लेकिन हम मतलब हमारा जो इंटरेक्ट हुआ था वो हुआ था एजुकेशन से रिलेटेड ही। जिस तरह मिस फौजिया ने बताया कि PIM ना, PIM में हम जो है, मैं भी बिज़नेस इंग्लिश के लिए जाता था, ये भी वहाँ पे आती थी। तो एज ए क्लासमेट जो है, हमने एक दूसरे को जिस तरह बात अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आप एक वो कोर्स होता है जैसे 3 months to 6 months, तो आपको एक टाइम स्पैन मिल जाता है अपने फेलोज़ के साथ टाइम गुजारने का। तो जब आप टाइम गुजारते हैं अपने फेलोज़ के साथ, तो फिर आपकी थॉट्स जो है वो एक्सचेंज होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो वहीं में आपके दोस्त बनते हैं, वो मेल दोस्त भी बनते हैं, फीमेल दोस्त भी से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये इस तरह करके हमारा जो है ना आपस में एक वहाँ से अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने अपने घर पे बताया। अगला प्रोसेस फिर जैसे होता है, मैंने वालिदैन को बताया, वालदा को, वालिद तो नहीं थे, इंतकाल हो गया, तो वालदा फिर इनके घर गई। तो इस तरह करके। तो भाभी कितना जानती हैं आप? मुझे लगता है कि वक्त और उम्र के साथ साथ इंसान की शख्सियत के बड़े पहलू खुलते हैं, और जब उन पे आप मुख्तलिफ स्टेजेस से आते हैं तो फिर आप को पता चलता है कि अच्छा ये शख्सियत भी थी, और ऐसा भी था, ऐसा बिहेवियर भी था। तो वो आप जानते रहते हैं, मुझे लगता है जानने का अमल आपका जारी रहता है। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे 3 रूप होते हैं, एक जिसे दुनिया जान रही होती है, व्हाट वी प्रिटेंड टू अदर्स, और दूसरा वो होता है कि जो हम छुपा रहे होते हैं लोगों से, तीसरा वो होता है कि जो आपके अलावा और खुदा के अलावा कोई नहीं जान रहा होता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो परतें खुलती हैं। तो आतिफ भाई का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू और ब्लैक, ये 2 कलर ज़्यादा ठीक है। ट्रू। खाने में क्या क्या पसंद है? कम नमक मिर्च में जो भी बना हुआ हो। तो ये डिश जो उनके मोस्ट फेवरेट हो?
आपने ईमानदारी के साथ बताना है। जी 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 वो मटन हो और बिरयानी चावल हो। जी सर। जी, दोनों चीज़ें मैम, क्योंकि ये कुकिंग करती है ना तो वो बड़ा अच्छा टाइम फरमाइशी होता है। फिल्म एक्ट्रेस कौन सी बेहतर है, या इनको किस पे क्रश रहा था किसी दौर में? नहीं, ये नहीं मुझे पता। जी हाँ, तो अच्छा, ये भी ना बहुत ही इनिशियल टाइम होता है ना, तो इसमें डिस्कशन भी नहीं हुई और फिर हम ऐसे ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। वैसे किसी दौर में मुझे काजल अच्छी लगती थी। अब सेम आपका भी 3 चीज़ें आपने बतानी है कि जो भाभी की फेवरेट है, इनका फेवरेट कलर कौन सा? अच्छा, ये ब्लू और रेड, ठीक है, ब्लू दोनों का फेवरेट है जी। ब्लू आज आप देख नहीं रहे जो कलर हमारे फेवरेट थे। अच्छा, ये वो अब आपके क्वेश्चंस को जो है ना कुछ ना कुछ यहाँ से भी पता लग गया होगा कि हाँ कि उन्होंने ब्लैक। भाभी यानी कि जब डिप्रेस होती हैं तो इनकी जो फूड होती है, कंफर्ट फूड जो है वो क्या खाती हैं ज़्यादा जब परेशान होती हैं या परेशानी में? नहीं खा पाती। अच्छा, ये नहीं खा पाती क्योंकि स्ट्रेस जब आ जाता है ना तो बल्कि ये मुझे बता रही होती हैं कि मुझे ना मतलब फुलनेस फील होने लग गई है, कुछ खाए बगैर भी जो है ना ये कह रही थी कि मुझे यहाँ तक हो जाता है। यानी वो जो एक साइंस भी है ना कि आपका गट जो है वो सेकंड ब्रेन डिक्लेयर हो गया है, तो अगर आपको कोई प्रेशर आ गया है ना तो वो आपके गट को ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा कि आपने मतलब भूख ही नहीं लगेगी आपको। ऐसे फेवरेट फूड कौन सा, क्या खाती हैं शौक से? राइस। कौन से? चाइनीज। अच्छा, ठीक है। नहीं जी बिल्कुल। फेवरेट मूवी कौन सी है? अच्छा, मूवीज में भी इस तरह है कि वो ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और अरसा दराज हो गया है कि अब हम दोबारा इसको वैसे शुरू करेंगे। हमने बहुत अरसा हो गया भी मूवी भी नहीं देखी, तो इसलिए हाँ मैं ये आने वाला था इस पे कि इतना यानी काम कर रहे होते हैं। और जब बल्कि पिछले दिनों ना मैंने एक संडे पे अक्सर मेरा संडे ऑन हो जाता है, कोई रिकॉर्डिंग्स आ गई, मैंने एक पोस्ट लगाई फेसबुक पे कि भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं अपने संडे और अपना मी टाइम। उसके ऊपर ना यानी कुछ एंटरप्रेन्योर्स वुमेन भी आ गई, उसके ऊपर एक डिबेट जनरेट होगी कि नहीं आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, आपको मी टाइम और फैमिली टाइम का ख्याल करना चाहिए, स्टार्टअप का होने का ये मकसद नहीं है। कई लोगों ने कहा कि इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि जब आपका अपना स्टार्टअप है तो आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो जब इतना काम करने के बाद इतना चैलेंजेस है कि एंटरप्रेन्योर मैं क्योंकि खुद एक एंटरप्रेन्योर, तो मैं समझता हूँ कि यार मार्केट भी करना है, चीज़ भी बनानी है, उसको बेचना भी है, फिर सेल्स है, इनवाइस है, फिर रॉ मटेरियल लेना है। तो रिफ्रेश होने के लिए क्या करते हैं, रिफ्रेशमेंट क्या है? अच्छा, अब रिफ्रेशमेंट में ये आ गया है कि हम जो है ना मतलब अब हम टाइम हमें अल्लाह का शुक्र है मिलना भी शुरू हो गया, क्योंकि वो एक जो मुश्किल टाइम था ना वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने गुजार दिया है। तो अब हमारी ये कोशिश होती है कि बाहर हम निकलते हैं, बच्चों को के साथ खाना जो है चाहे वो घर में ही अरेंज कर लें वो करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा हम टाइम निकालते हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। और इसी तरह जिस तरह हम बाहर आए हैं ना तो कहीं ना कहीं हम खाना खा लेंगे, कहीं ना कहीं कॉफ़ी पी लेंगे, तो ये थोड़ा सा दोनों हम अब एक दूसरे को हाँ इस तरह निकालना शुरू हो गया। अच्छा फौजी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो रिफ्रेशमेंट है उसका मकसद सिर्फ खाना है कि जैसा हमारा भी ये होता है कि दोस्तों के साथ मिलना है जी, फलान जगह पे जाते हैं, उनका ये भी प्रोडक्ट अच्छी है जी, अगर बच्चों के साथ जाना जी हाँ जी क्या खाना है जी। तो सबसे पहला हमारे यहाँ इस चीज़ पे क्यों नहीं काम किया जाता है कि यार एक एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? असल में हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है ना वहाँ पे प्रेशर्स बहुत हैं। मैं कभी बाहर ट्रैवल करूँ ना तो मैं देख रही होती हूँ कि एक आदमी बाइक पे या साइकिल पे जा रहा है और उसकी पूरी कमर पसीने से भीगी हुई है, और वो उसके फेस पर देखें तो उसके फेस पे आपको उसकी आधी कहानी लिखी हुई समझ आएगी। जो गाड़ी में बैठा है वो किसी और सोच में है, उसके और मसाइल हैं। तो इतने प्रेशर्स हैं सोसाइटी में ओवरऑल, और फिर उन प्रेशर्स के साथ जब लोग बड़े होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। ये मेरे साथ खुद भी है कि आपने जो भी किया है माजी में, जो भी प्रॉब्लम्स देखी, ऑफ कोर्स वो आपकी बॉडी उन पर रिएक्ट करेगी, आपके बिहेवियर प्रॉब्लम भी होंगे। तो पाकिस्तान में देखें ना जहाँ बुनियादी ज़रूरियात नहीं है और बुनियादी चीज़ों के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पर वो ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ उनका जहन ही नहीं जाता। इसीलिए हम इतने सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, छोटे वक्त से पहले बूढ़े नहीं हो रहे, हम मर रहे हैं। 30 साल का बच्चा अगर मर रहा है, 37 साल के बच्चे की अगर डेथ हो रही है और हम ये सुन रहे हैं, और आप हेल्थ स्टैटिस्टिक्स देखें तो हम बहुत नीचे नंबर्स में आते हैं, 128 वाले लेवल पर हम चले गए हैं। तो ये बता रहा है, ये साइंस है कि हमारे लाइफस्टाइल से लेके हमारी जो ओवरऑल लाइफ की तरफ जो बिहेवियर है वो सारा प्रॉब्लमेटिक है, और उसमें इंटरटेनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो मैं बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आजकल ऐसा करती हूँ कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं ना मीम्स नहीं होती जो वो देख रही होती हूँ, और वो जो प्रैंक्स होते हैं वो देखती हूँ, और मैं ना अब जिस रूम में सारे लोग बैठे होते हैं उससे बाहर निकल जाती हूँ और मैं इतना ऊंचा ऊंचा हंसती हूँ और मैं रिवाइव करती हूँ अपने आप को और मैं इससे बड़ा लाइट फील करती हूँ। तो हमें ये मीम्स बनाने वालों का भी शुक्रिया जो एक ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिसमें लाइटर साइड ऑफ लाइफ है। तो हर वक्त हमें फिलोसोफर ही नहीं बनना, हर वक्त हमें एरिस्टोटल की तरह नहीं सोचना, उससे नीचे भी आना है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने अगले दिन के लिए एनर्जी लेनी है। अच्छा, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा था, लेकिन एक सवाल जाते जाते मेरे ज़हन में आ गया कि आप एक माशाल्लाह खूबसूरत कपल हैं, दिखने में भी दोनों माशाल्लाह खूबसूरत हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, एक कामयाब पार्टनर्स भी हैं। कभी आपने सोचा नहीं है कि आप यानी कि वो जो फैमिली व्लॉगिंग है उसकी तरफ आ जाएं और अपनी रूटीन लोगों को दिखाएं? और क्या जिस तरह से फैमिली व्लॉगिंग्स में जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता दिखाया जा रहा है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा मुमकिन है? नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम अपनी फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करें, लेकिन हम ये ज़रूर सोचते हैं आपस में कि हम किसी ना किसी टाइम में हम भी कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी पॉडकास्ट या कुछ भी, मतलब वो कोई शेप हो सकती है लेटर ऑन, वो हम ज़रूर स्टार्ट करें जिसके अंदर हम अपनी लाइफ की जो सक्सेस है वो, उससे फिर रिलेटेड बिजनेस की सक्सेस है वो सारी चीज़ें हम ज़रूर शेयर करें। आज भी जैसे हम आपके पास आए हैं तो हमने ज़्यादा चीज़ें यही शेयर की हैं कि हमारा आपस में कैसा ताल्लुक़ है, फिर हमने बिज़नेस को कैसे किया, फिर बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक़ है, तो इसकी बहुत कमी है। और जो फैमिली व्लॉगिंग है उसमें आपने क्या दिखाना है? मेरा ये सवाल है कि उसमें हमने क्या दिखाना है आपस में, बेडरूम के अंदर क्या दिखाना है या घर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ दिखाने की ज़रूरत है जो मियाँ या बीवी दोनों मतलब एक दूसरे की जो तशहीर कर रहे हैं उसकी क्या ज़रूरत है? उससे बेहतर है कि आप दोनों मियाँ बीवी बैठें और आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंस है उसको आप रिकॉर्ड कर लें। अगर आपको शौक ही है कुछ करने का या कोई मैसेज देने का पॉजिटिव, तो आप कामयाब मियाँ बीवी बने, कामयाब बिजनेसमैन बने और फिर उसकी जो इक़दार है उसको शेयर करें। ये जिस तरह की फैमिली व्लॉगिंग हमारे यहाँ चल रही है, टक्की भाई का नाम ले लें आप, सिस्ट्रोलॉजी का नाम ले लें, तो वो भी मियाँ बीवी का एक करैक्टर दिखा रहे हैं। और बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा देखी शुरू कर दिया कि यार अगर हम इस तरह की वाहियातियाँ, तो मैं कहूँगा इसको कि वो मारें, बीवी अपने हस्बैंड को थप्पड़ मार रही है और वो उसके बाल खींच रहा है, उसको इवन की बेडरूम तक, यानी कि वो अभी पिछले दिन डॉक्टर खान कैसे का भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि गीले बाल दिखा रहे हैं आप और इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसके ऊपर कोई असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इसका, और वो सारा का सारा नेगेटिव है। और थैंक गॉड कि अब लोग इस पर बोलना शुरू हो गए हैं कि देखिए अगर एक गलती हो रही है, एक ये बहुत बड़ा मुझे नहीं समझ आता ये किस तरह का प्रॉब्लम है जो टिकटॉकर्स और ये सारा पूरा एक फैमिली है जो दे रही है। अब उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई नहीं बोल रहा ना, वो हमारे लिए बड़ा मसला है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या दिखाएं। मैं मुसलसल, अब मेरे बच्चे कुछ अर्सा डकी भाई को देखते रहे हैं और मुझे जब पता चला कि ये इनको देख रहे हैं तो मैंने उनको बहुत सारी चीजें बैठ के समझाई। अब मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं थे, लेकिन अगर कोई और बोल रहा है तो वो 10, 12, 15 लोग बोल रहे हैं और मेरे बच्चे देख रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स उसको शुरू करेंगे ना कि हाँ, उसको बुरा समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो चीज़ ही है। तो थैंक गॉड कि उसको बुरा समझना कहना शुरू कर दिया है, फिर उसको बुरा समझना शुरू करेंगे और फिर ऑफ कोर्स चीज़ें बेहतर होंगी। आते भाई, कोई एक गिला जो आपको इनसे रहा हो सारी ज़िंदगी के भी, यार ये ऐसे होती है ना, या कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है कि यार पूरी दुनिया कोई ऐसी तवक्को जो होती है एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से या एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर? नहीं, ऐसी कोई चीज़ आप, अच्छा उसकी वजह है कि देखें हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है। अच्छा, उसके अंदर आपकी जो थॉट्स हैं उसके साथ हो सकता है कि आप इख्तलाफ कर लें, वो भी उस ज़िंदगी की खूबसूरती है। तो ऐसी कोई ऐसा गिला नहीं है जो ऐसा रिग्रेट हो कि यार ये ऐसी होती हैं। इंतहाई खूबसूरत दिल रखती हैं, ठीक है, और मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं। अच्छा, मैंने जितने कपल्स देखे हैं ना ज़िंदगी में, एक दफ़ा उनको ये कहीं ना कहीं जुमला सुनने को मिलता है कि कौन सा वक्त था जब मैंने हाँ कर दी। कभी सुनने को मिला ये वाला लफ्ज़?
शायद कहीं गो विद फ्लो में कहीं बोल गई हो अदरवाइज। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बहुत कम खातून मैंने देखी है कि अगर ये, क्योंकि हमारा बैलेंस इस तरह होता है कि ये गुस्से की ज़रा तेज़ है, मैं ज़रा धीमे मिजाज का, ये कम्बिनेशन बन गया। अच्छा, जब ये और वक्त के साथ साथ जो है ना इंसान मैच्योर होता है, तो शुरू में अगर कहीं मैं आर्ग्यू भी करता था ना, तो मुझे वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये पता लग गया कि यार आर्ग्यू की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ये बोल रही हैं तो खामोशी इख्तियार करो, बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना अच्छे तरीके से आप बता दो। ये आता भाई बेस्ट, मेरा ख्याल है कि बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि औरत का मसला ये है कि वो ट्रिगर कर देती है, और जितने भी मसाइल, यानी कि हम तो क्योंकि वो मॉर्निंग शो किया इतना अर्सा, तो इस तरह के हज़ारों टॉपिक्स हम यानी कर रहे होते थे, तो उसमें ये होता था कि मर्द और जो औरत है वो ट्रिगर कर देती है, और बंदा फिर वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो अपनी ईगो पे बात ले जाता है, और वहाँ से वो मसले शुरू होते हैं, और वो अल्लाह रहम करे कि भी डाइवोर्स तक मामला चले जाता है। तो उससे एक ट्रिगर करने की जरूरत होती है, और औरत को पता होता है कि उसने मर्द को हिट कहाँ करना है, वो उसकी दुखती रात पे वो हिट करती है, और वो फिर मसले होते हैं। जिंदगी का दोनों का कोई एक खूबसूरत तरीन वाक़या जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इट वाज द बेस्ट दैट हैपेंड टू यू गाइस, कोई एक वाक़या, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है, या कोई एक ऐसा वाक़या, कहीं कोई सफ़र की कोई यादगार, कोई इनिशियल डेज की कोई तो बेस्ट चीज़ जो आपको बंदा बैठता है ना कि वो चीज़ याद आती है, तो वो बंदा उसको एंजॉय करता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें ये बताती होती हैं देखिए कितनी अच्छी बात है, हालांकि मर्द है और स्मार्टली जब आतिफ की जॉब क्विट हो गई ना, तो हम बहुत बड़े क्राइसिस में थे। अच्छा, वो जो वक्त था ना, वो मेरे पे दो तरह से आजमाइश था। असल में जब मर्द पर आजमाइश आती है ना, तो वो उस पर नहीं आती, आजमाई उसके साथ वाले जाते हैं। तो मेरी आजमाइश थी वो। तो वो ना 3 साल के बाद जब हम उसमें से निकल आए ना, और जिस दिन हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स और जनरेट की, और उसके हमें आउटकम्स आना शुरू हुए, तो मैंने आतिफ के साथ बैठ के और अपने बच्चों के साथ बैठ के अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि उसने इतने बड़े मसले से बखैर आफियत कि हमारा कोई मतलब हमारी मोहब्बत कम नहीं हुई, हमारे दरमियान इज़्ज़त कम नहीं हुई। मुझे इज़्ज़त अब मोहब्बत से ज़्यादा लगती है, तो इज़्ज़त कम नहीं हुई। हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत क्लोज रहे उस सारे जर्नी में, वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ उनकी निकली, और हमारी मोहब्बत, और एज अ फैमिली हम इतने ज़्यादा हमारी प्यार मोहब्बत और चीज़ें वो थी कि मुझे उस दिन लगा कि या अल्लाह तूने ये एक आजमाइश थी, और वो 3 साल 1000 दिन से ऊपर दिन होते, उसमें हम आजमाए गए और उसमें से हम निकल आए। तो मेरे लिए ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स में से निकल के हम एक जो फैमिली एज अ फैमिली हम 5 लोग एंटर हुए थे, हम 5 ही वापस आए हैं, अल्लाह का शुक्र। उसमें से कोई भी माइनस नहीं था, और हम इमोशनली भी एक दूसरे के साथ थे, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे, और स्टिल हम उसी जगह पर खड़े हैं। आपने जिस तरह से आपने बताया कि आप बिजनेस के स्टूडेंट थे, फिर आपने जॉब की, फिर आप करियर में, तो एक रिग्रेट जो रहा होगा यार ज़िंदगी में ये काम शायद ना करता तो आज मैं कहीं और होता। अच्छा, वो इस तरह के रिग्रेट नहीं होते। मुझे ये लगता है कि जो आपकी जो प्लानिंग होती है ना, देखें आप एक चीज़ प्लान करते हैं। मैं ना अभी पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, तो उसमें ये था कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई रिग्रेट रह जाते हैं। मोस्टली लोगों का ये होता है कि वो जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते थे वो उनको कंटेन नहीं कर सके, जो मैं करना चाहता था करियर में वो मैं नहीं कर सका। तो इस तरह का कोई एक रिग्रेट जो आपको लगता है कि अगर मैं ये कर लेता ना तो मैं आज कुछ और होता। देखें उसके अंदर हाँ, इस तरह की छोटी छोटी प्लानिंग्स तो आप ज़रूर कह सकते हैं, उसको रिग्रेट कह लें या प्लान कह लें कि आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। देखें जब आपके असल में मुझे लगता है वो दूसरे लोगों की आजमाइश के लिए होता है कि जब हमारे पे मुश्किल टाइम आया ना तो सब लोग दूर चले गए, है ना। जब वो दूर चले गए तो मुझे ये है कि मैं उनको किसी तरह इंटैक्ट रख सकता, क्योंकि मैं उन सब लोगों से मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई दिखावे की चीज़ नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये दुनिया दिखावे की है ना, तो वो लोग जो है ना खुद ब खुद आपसे दूर होते चले गए, तो मैं उनको जोड़ नहीं सका। फिर अल्लाह ताला दोबारा जब आपको इज्जत देता है ना तो फिर वही लोग आपके साथ दोबारा जुड़ जाते हैं। फिर वो दिल नहीं करता कि वो कहते हैं कि कभी एक वक्त वो आता है कि
कुछ लोग होते हैं, आप उनको चाहते हो कि दुनिया की हर चीज़ आप दे दो, हर कीमत दे दो, और उनको आप खरीद लो, किसी तरह अपने पास रख लो। और फिर वो वक्त आता है कि वो वही शख्स, वही लोग आपको फ्री में दस्तियाब होते हैं, लेकिन दिल से आवाज़ आती है नहीं यार। ठीक है, तो वो जो है ना उसके अंदर उसकी फिर प्लानिंग में एक चीज़ ये आ जाती है कि मैंने हमेशा जो है ना अपने जो डिसीजंस होते हैं उन पे बहुत मैं स्टांस नहीं लेता था, मैं लेट इट गो कर देता था, जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने कोई डिसीजन किया है या मैं कोई फैसला कर रहा हूँ या मुझे करना चाहिए तो वो मैं करता ज़रूर। तो मैं उसमें दूसरों के ऊपर बात छोड़ देनी या खामोशी इख्तियार कर लेनी, किसी हद तक तो वो अच्छा भी रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप डिसीजन लेने चाहिए थे मुझे, तो वो मैंने नहीं लिए। भाई आपका यानी कि एक बैकग्राउंड एम इंग्लिश भी, बीएससी भी, फिर गवर्नमेंट नौकरी, फिर शादी, फिर वो कोर्सेज, इतने कोर्सेज, और उसके बाद फिर बिजनेस, कोई एक रिग्रेट जो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ये सरकारी नौकरी छोड़ने वाला डिसीजन नहीं ठीक था, या कुछ मुझे कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कभी कभार के यार ये कुछ हट के होनी चाहिए थी? नहीं, ज़ीरो रिग्रेट। मुझे लगता है कि आज मैं आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो आज जो मैं हूँ वो इसीलिए हूँ, उसमें चाहे फेलियर्स हैं, चाहे रॉन्ग डिसीजन हो। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करी होती तो मैं आज भी गवर्नमेंट जॉब करी होती, और वही 40-50 हज़ार, वही सुबह से जाना और दोपहर को वापस आना, तो मेरी फैमिली सेक्रीफाइस हो रही होती, बहुत सारी चीज़ें होती। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हर बुरे हादसे, हर मुश्किल वक्त, हर बुरे इंसान, हर बुरे रवैये का शुक्रिया जिसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि बीइंग वुमेन, बीइंग अ मदर, इस सोसाइटी में ये एक कहा जाता है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और यहाँ पे ख़वातीन को स्पेस नहीं मिलती, तो आपको क्या लगता है कि बीइंग वुमन किन किन चैलेंजेस का सामना रहा? मैं बड़ी फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में। मुझे मैं इंडस्ट्री में आई और मुझे 4था साल है। मुझे जितनी सपोर्ट एक औरत होने की हैसियत से मिली है उतनी मुझे लगता है शायद अगर मैं मर्द होती तो मेरे लिए 1000 मुश्किलात होती। मुझे बहुत सपोर्ट मिली, और पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उसमें जावेद इकबाल हैं ग्रीन गार्डन से, उसमें कासिम अली शाह साहब हैं, उसमें इब्ने फाजिल हैं। ये वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स थे और उन्होंने मुझे फ्री में प्रोवाइड किए। शहजाद रोशन गिलानी है, मेरा इंस्टीट्यूट है WRCI, उसको हेड सर सुहेब करते हैं। अब ये वो सारे लोग थे जिन्होंने एक औरत होने की हैसियत से पेड प्लेटफॉर्म मुझे फ्री में प्रोवाइड किया। डॉक्टर अफान कैसर का सबसे बड़ा नाम है, उनके साथ आजकल हमारी वीडियो 2.7 मिलियन पे, हमें बहुत सारी B2B ऑफर्स आ रही हैं उस बिज़नेस की वजह से, उस वीडियो वायरल होने की वजह से, और उसमें मैंने उनको कुछ पे नहीं किया। देखिए इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इतने, और ये सारे मर्द हैं। मेरे पास एक इतनी लंबी लाइन है, लिस्ट है, जिसमें वो तमाम खूबसूरत मर्द जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, किसी ने मुझे बहन बना लिया, किसी ने बेटी बनाया। आज़म मलिक फ्यूचर फेस्ट के, मतलब वो भाई अभी जर्मनी हमारी प्रोडक्ट लेकर गए हैं और वहाँ से वो लोगों को दे रहे हैं और शाउट आउट ले रहे हैं और मुझे वीडियोस भेज रहे हैं। कौन करता है? तो मुझे तो एक औरत होने की हैसियत से बड़ा प्रिविलेज्ड है, मुझे तो बहुत सपोर्ट मिली है। क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन है ये कहती हैं कि जी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे ख़वातीन को रास्ता नहीं दिया जाता, ख़वातीन की लेग पुलिंग की जाती है, आवाज़ें कसी जाती हैं उनके ऊपर, उनको और तरह के मैसेजेस किए जाते हैं। कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस यानी कि आप कह रही हैं आपके साथ? नहीं, मेरे साथ मैंने बताया मैं आई एम ब्लेस्ड। और देखिए जिन किसी के साथ हुआ होगा वो ऑफ कोर्स हुआ होगा, वो फेस करती होंगी, लेकिन मैं हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा सोसाइटी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया था भाई, आपका शुक्रिया। मैम फजी आपका शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। हमारे व्यूअर्स के लिए तीन चीज़ें आपने बतानी है कि जो एक सक्सेसफुल कपल जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर में शिफ्ट हो जाए। 3 चीज़ें आपने बतानी है जो ख़वातीन को करनी चाहिए, और 3 ऐसी चीज़ें जो ख़वातीन को नहीं करनी चाहिए। बर्दाश्त करें और अपने इख्तिलाफ़ात को बेहतर अंदाज में, इख्तिलाफ़ात तो सबके होंगे लेकिन उसको बेहतर अंदाज में बात करके, लड़ाई झगड़े के बगैर उसको गुफ्तगू से हल करने की कोशिश करें। और नंबर 3 ये कि अपने आप पे काम करें। मैंने इन 3 सालों में, मेरा इख्तियार किसी पे भी नहीं है, आपका सबसे पहले खुद पर इख्तियार होता है। मैंने इन 3 सालों में खुद पर मेहनत की, मैंने खुद में देखा है कि मेरे में क्या बुराई हैं और फिर मैंने उनको बेहतर करना है ताकि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ और अल्टीमेटली इसका मुझे फ़ायदा होगा। तो अपने ऊपर काम करें। जो मर्दों को जो करने वाली 3 चीज़ें,
स्पेस दें, अपनी ख़वातीन पर भरोसा करें और सबसे बढ़कर इज़्ज़त करें। मैंने देखा है कि जब वो बाहर से एक लूज़ टेम्परामेंट के साथ आते हैं, बाहर के प्रेशर्स को लेकर आते हैं साथ, तो उसमें ख़वातीन का भी कोई कसूर नहीं होता। तो उनको वो इज़्ज़त उनको दें, उनके साथ प्यार से पेश आएँ, तो चीज़ें और घर का माहौल बेहतर होगा। और हो सकता है उस औरत के अंदर जो क्रिएटिविटी हो वो खुलकर बाहर आ सके। मेरी कामयाबी का राज भी यही है कि आतिफ़ ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे बहुत अच्छा उसने डील किया, उसने मुझे बहुत इज़्ज़त से रखा अपने घर में। जी आतिफ़ भाई, 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने के लिए मर्दों को 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए और 3 चीज़ें जो करनी चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि जो उसके अंदर सेल्फ बिलीव है ना, जो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके बैठा हुआ है, उसको ज़रूर अपने पार्टनर के साथ उतना ही उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दें। जब आप जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं, अगर आप सोचें कि आपका पार्टनर भी उसी लेवल पे सोचना शुरू कर देगा तो सक्सेस तो फिर आ जाएगी। बिल्कुल। हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही डिस्कस करते हैं, क्यों नहीं हम उस पॉजिटिव थिंकिंग पे, उस मेयार पे उसको ले आते। ठीक है, इख्तलाफ ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप उस सोच को, उस पॉजिटिविटी को, उन बातों को जिसने फ़ायदा देना है म्यूचुअल, उसकी आप डिस्कशन ज़रूर करें। और आपको जो लगता है कि ख़वातीन को जिन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए? अच्छा, उसमें एक ही चीज़ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप कंट्रोल करें, ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल करें। वो ही सबसे ज़्यादा, जो हमारी काफ़ी गुफ्तगू में आपने भी जिक्र किया कि वो जो ट्रिगर होता है ना, वो एक ही चीज़ ट्रिगर करती है। तो सब्र उसमें एलिमेंट है, वो थोड़ा सा वक़्त दें। आप यकीन माने, आप बात अपनी कर लें, मर्द के साथ आप कोई भी बात कर लें, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी सलाहियत रखी है ना, तरीके के साथ आप उससे बात करें। जितना भी बड़ा इख्तलाफ है, आप यकीन माने वो सुनेगा। सिर्फ प्यार, मोहब्बत और तरीके के साथ आप उस तक अपना मैसेज पहुंचाएं, वो ज़रूर सुनेगा। मैंने नहीं देखा ऐसा मर्द कोई कि जिसको तरीके से बात की जाए और वो सुने ना, उसका रिगार्ड ना करे। ये अल्लाह ने बिल्ट इन क्वालिटी रखी है मर्द के अंदर। अच्छा, इसमें कोई खासियत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से उसके अंदर ये क्वालिटी है। आप उसको रिस्पेक्ट के साथ, तरीके के साथ बात करें। आपने देखा होगा कि हम किसी भी वो पंचायतों में भी जाते हैं तो बड़े बड़े लोग मर्द बैठे होते हैं, क्या करते हैं? फैसले कर रहे होते हैं। हर चीज़, बड़े से बड़े कत्ल तक के मसाइल भी हल हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? बड़े तरीके से बात करने से होते हैं। तो कत्ल भी मर्दों ने किया, बेशक उन्होंने किया, नहीं, ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि आप करते हैं, रिस्पेक्ट दें। बस वो मर्द के खाते में ये आता है कि वो रिस्पेक्ट दे, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ठीक है, तहम्मुल से सुने, यही एक तरीका कार है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ, शुक्रिया। बहुत शानदार टिप्स हैं और एक मशले राह है हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे कपल्स के लिए, हमारे जो देखने वाले हैं, यंगस्टर्स हैं, इवन के जो एक लंबी इनिंग्स खेल चुके हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो कभी भी बंदा जीना शुरू कर सकता है और ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके ब्रांड्स के लिए, किचन के लिए। अल्लाह ताला आपको यूं ही हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको वो खुशी दे और जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनकी पूरे करें और गम हुसैन के अलावा कोई गम आपको अल्लाह ना दिखाए। आज की पॉडकास्ट से उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे माशरे पे काम होना ज़रूरी है। और बहुत अच्छा अंदाज में फौजिया ने बताया कि एक वर्किंग वूमेन होते हुए किस तरह से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं, अपने बच्चों को टाइम दे सकती हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और आतिफ़ भाई ने भी ये साबित किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कि अगर आप अपने पार्टनर को स्पेस देते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप ज़िंदगी की कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। आज की पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह ने